ओके। वहाँ पे तो अच्छा है, ठीक है। क्या? हाँ, ऑब्वियस बात है भाई। भाई मतलब उसी से तो पेट भरता है यार। सब्सक्राइबर देख ले, सो में और एक पेट भर गया, अरे भाई। उससे जो पेट भरता है, मैं सही बता रहा हूँ, भात खा के वो पेट नहीं भरता। मैं खुद रियलाइज किया। क्या? हाँ तो अच्छा है ना, लोगों को पता चले। ये तो मैं मानता हूँ अर्चित, ठीक है, कि सब्सक्राइबर लाइक्स पाने से बहुत पेट भरता है, मतलब मैंने भी देखा है। हाँ हाँ, तो बहुत पेट भर जाता है। खाना ही नहीं पड़ता मुझे एक महीना, ठीक है, मुझे लगता है यार ओह। हाँ, चलिए, तो लेट्स कम बैक टू रियल लाइफ, ठीक है, जो कुछ लोगों को 4 साल बाद मिलेगा, ठीक है। नहीं नहीं, रियल लाइफ, रियल लाइफ का टेस्ट अभी तो मम्मी पापा प्रोवाइड कर रहे हैं ना। अरे तुझे कहाँ टारगेट करके बोल रहा हूँ, तू सब अपने पे ले रहा है, हे भगवान। ठीक है, नहीं शशांक आज मुझे याद है, ठीक ना सुना। ठीक है, हाँ। तो वेल, वी आर टॉकिंग अबाउट वी वर टॉकिंग अबाउट थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। ठीक है, हर क्लास का इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए। इसका जब समझ में आएगा ना, क्वेश्चन पूछने पूछेगा नहीं सर तो अच्छा रहेगा। चलो, थर्मल एक्सपेंशन, ओके। थर्मल एक्सपेंशन ऑलरेडी थ्योरी हैज बीन कवर्ड एंड एवरीथिंग हैज बीन डेल्ट इन विद डिटेल। कुछ प्रॉब्लम टाइप्स है, तो एक प्रॉब्लम टाइप मैंने दिया था लास्ट क्लास, ठीक है। विद इन दिस टाइम वीडियो भी बहुत दिन हो गया अपलोड हुए होंगे, लोग पढ़ लिए होंगे होपफुली। तो जो भी वो प्रॉब्लम था मैं वो लेता हूँ, ठीक है। एकदम बेसिक आइडिया था, ठीक है। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा था, यू हैड अ रॉड एट अ टेम्परेचर ऑफ कितना, T0 डिग्री सी, एंड इसका जो लेंथ था दैट वाज L0, नेचुरल लेंथ। हिज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वाज अल्फा। अब ऑब्वियस बात है, कोई अगर नहीं पढ़ के आया हो एंड कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो टर्म का मीनिंग भी नहीं पता होगा। वेल, आई कांट हेल्प इट राइट नाउ, राइट। ठीक है, तो मैं जनरली बोल रहा है, ठीक है। तो पढ़िएगा, और क्या। जो मेन चीज यहाँ पे बोला हुआ था फाइनली अल्टीमेटली इट इज दिस, कि पूरे रॉड का टेम्परेचर चेंज किया जाता है, ठीक है। इट इज हीटेड, तो एक्सपेंशन में हमको पता ही है, तो देयर विल बी अ चेंज इन लेंथ ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन मैंने बोला था ये प्रॉब्लम यूनिक क्यों है, क्योंकि इसके पहले जितने प्रॉब्लम किए हम लोग, वहां पे हर प्रॉब्लम में क्या होता है, जो भी रॉड होता है उसके जब टेम्परेचर चेंज होता है इट इज अ यूनिफॉर्म चेंज, ठीक है। मतलब अगर पहले टी डिग्री सी पे, नेक्स्ट टाइम अगर 2T0 किए, 2T किए, तो हर जगह का ही 2T हुआ। इट्स अ यूनिफॉर्म चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे बोला गया था कि नेक्स्ट टाइम जब रॉड को देखते हो, द राइट एंड, द लेफ्ट एंड, इट इज मेंटेन एट व्हाट, 2T0। देख लो तो, 5 5T0 था कि वो डिफरेंट बैच में डिफरेंट दिए होंगे, ठीक है, हमको लग रहा है, ठीक है। हाँ, अरे कोई बात नहीं, 5T0 देते हैं, ओके। डिफरेंट बैच में डिफरेंट हुआ होगा, वो कोई मैंने, प्रोसेस विल रिमेन सेम, डोंट वरी। वैल्यूज अगर करना हो तो चेंज कर लेना अगर डिफरेंट है तो, ठीक है। सो अल्टीमेटली द आइडिया इज दैट you bring the rod to a new state, new temperature state. ये फाइनल स्टेट, इट्स अ स्टेडी स्टेट। स्टेडी का हर जगह मतलब ये होता है थिंग्स आर कांस्टेंट विद टाइम, सो द टेम्परेचर आर नॉट चेंजिंग एनी फर्दर। ऑब्वियसली ये टेम्परेचर डिफरेंस है, देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द रॉड। ये मेंटेन कैसे करवाया जाएगा, ये आज को हम लोग पढ़ेंगे अंदर थर्मल कंडक्शन। वी कम अक्रॉस द कॉन्सेप्ट ऑफ अ रिजर्वॉयर, थर्मल रिजर्वॉयर। तो बात की बात है, यू नीड नॉट वरी, दिस प्रॉब्लम हैड नथिंग टू डू विद कंडक्शन। बार बार बोले गए थे कंडक्शन का प्रॉब्लम नहीं, एक्सपेंशन का ही प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहले स्टेडी स्टेट ऐसा है, बाद में स्टेडी स्टेट ऐसा है, समहाउ यू आर मेंटेनिंग द टू एंड्स एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। लेकिन ऑब्वियसली तुमको यहां से समझना है, एंड इट वाज इम्प्लिसिट इन द प्रॉब्लम, कि टेम्परेचर स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर लिख देता चेंजेस ग्रेजुअली, चेंजेस ग्रेजुअली along rod, along the rod the new temperature is a gradually increasing temperature। 2T0 से 5T0 gradually change किया। जब मैं gradually word use कर रहा हूं, I mean to say there is a linear function। mathematically when you try to think about कि temperature कैसे change कर रहा है, that function will be a linear function, not quadratically, not nothing, ठीक है। तो आपको ये बोल दिया, अब तुमको फाइनली पूछा सर इसका टोटल लेंथ कितना है, ठीक है, या बेसिकली चेंज इन लेंथ कितना है।
इन दिस सिचुएशन व्हाट इज द चेंज इन लेंथ। बढ़िया, ठीक है। सो कुछ लोग किए थे, हमको दिखाए थे, तो कुछ लोग का सही से हुआ है, तो बस कोरिलेट कर लो, ठीक है। तो हम सोचते कैसे, हमारा आइडिया ये रहता है कि सर इनिशियल जो रॉड है एक एक स्टार्ट करना, हमने एक्सपेंशन के लिए फॉर्मूला पढ़ा था डेल इक्वल्स टू एल नॉट अल्फा डेल टी, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हम लोग लगाए थे उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। इसके पहले मैंने और एक प्रॉब्लम लिया था जहां पे अल्फा वाज वेरिएबल, ठीक, तो उसमें भी हम लोग को एलिमेंट लेना पड़ा था। तो सिंपल बात है, फॉर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला डायरेक्टली देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, जैसे कि अल्फा मस्ट बी अ कांस्टेंट, डेल टी मस्ट बी सेम फॉर एवरी पोर्शन, जो रॉड का जो भी पोर्शन है, ठीक है। ये एल नॉट तो नेचुरल लेंथ है, तुम कोई भी नेचुरल लेंथ लो, तुम इतने पोर्शन का बात करो, तुम टोटल पोर्शन का बात करो, कोई भी लेंथ लेकर बात करो, डेल टी मस्ट बी सेम फॉर एवरीबॉडी, हर एक क्रॉस, हर एक एलिमेंट के लिए सेम, ठीक है। तभी जाके तुम एल नॉट अल्फा डेल टी डायरेक्टली लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अल्फा हर एक के लिए सेम है लेकिन डेल टी हर एक के लिए सेम नहीं हो। इफ यू टेक अप एलिमेंट्स, ठीक है, कोई भी एलिमेंट ले लो, ठीक है। चलो एक बेस्ट काम करते हैं समझाने के लिए खुद को, इतना लास्ट एंड फर्स्ट एलिमेंट थे, थिंक अबाउट द लास्ट एलिमेंट एंड द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट का टेम्परेचर चेंज हुआ टी नॉट टू 2 टी नॉट, लास्ट एलिमेंट का टेम्परेचर चेंज हुआ टी नॉट टू 5 टी नॉट। डेल टी इज नॉट सेम फॉर एवरीबॉडी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट पहले ही कर देते हैं कि डेल टी इज चेंजेस along रॉड के अलॉन्ग डेल टी हैज चेंज्ड, ठीक है। तो हम बोलते हैं सर सबसे पहले इससे पता क्या चलता है कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, यू हैव टू गो फॉर एन एलिमेंट। तो दिस इस तरह की चीजों से आपको एग्जाम में समझना पड़ेगा ना कि व्हेन शुड यू टॉक अबाउट एलिमेंट, व्हेन शुड यू नॉट। तो आपको पहले ही पता चल जाता है कि सर एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो हाउ डू यू टॉक अबाउट इट। मैं बोलता हूँ ठीक है सर ओरिजिनल डायग्राम में जाओ, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस वहीं पे लिए थे ना, ठीक है। वहां पे ओरिजिनल जो सिचुएशन था वहां पे एट सम डिस्टेंस एक्स, एट सम आर्बिट्रेरी डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द ओरिजिन एक्स इक्वल्स टू 0 था फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आप एक एलिमेंट को लो, तो कंसीडर दिस एलिमेंट, ड्रॉ कर रहे हैं हम, ठीक है। एक एलिमेंट लो रेड कलर वाला, ठीक है, एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ द रॉड। ऑब्वियस बात है एक्स इस कोऑर्डिनेट पे, तो इसका थिकनेस क्या लिखेंगे हम लोग, dx, इतना तो पता है, इट्स एन इंक्रीमेंट इन x। अब हर एक एलिमेंट का स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है हम लोग, लेकिन जनरल केस में लेते हैं, एकदम स्टार्टिंग में एकदम फाइनल लेके मत देखो। जो भी इक्वेशंस आप डेवलप करते हैं आप जनरल केस के लिए करते हैं। तो फॉर दिस जनरल एलिमेंट ये इस डायग्राम में फाइनली कहां पे आएगा, इट विल बी ऑब्वियसली समवेयर एल्स। हो सकता है वो एलिमेंट कहीं यहां पे आ गया हो एंड इट वुड हैव एक्सपैंडेड एज वेल, ठीक है। सामने भी शिफ्ट किया, एक्सपैंड भी किया। सामने क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि पीछे वाले एलिमेंट्स भी तो मोटे हो चुके हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट अब देखने में हो सकता है तो ऐसा हुआ, ठीक है। लास्ट क्लास का जो प्रॉब्लम था, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा ही एक डायग्राम करके हम समझा रहे थे, ठीक है। हाँ हम बोले थे कि सर क्या, हाँ अल्फा वेरिएबल, उसमें बोले थे सर यहाँ पे dx जो है, अंडरस्टैंड dx इज एक्चुअली प्लेइंग द रोल ऑफ नेचुरल लेंथ फॉर दैट एलिमेंट। ऐसे ही लिखे थे लास्ट क्लास में, इज नेचुरल लेंथ फॉर दैट एलिमेंट। हम बस एलिमेंट पे एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट लगाने वाला है फॉर्मूला। तो उस एलिमेंट के लिए dx ही नेचुरल लेंथ है, ठीक है, मतलब t डिग्री c पे, t0 डिग्री c पे वही उसका वैल्यू। एंड बाद में वो एलिमेंट क्या हो गया, पहली बात इसका एक नया टेम्परेचर होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, सम t, दिस t विल बी समवेयर बिटवीन 5 t0 एंड 2 t0, एक नया टेम्परेचर है। मोरओवर इसकी जो थिकनेस है दिस वुड बी रिटन एज द ओरिजिनल लेंथ प्लस द एक्स्ट्रा एक्सपेंशन। dy क्या है, dy इज अ एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, ऑब्वियसली थर्मल एक्सपेंशन फॉर द सेम एलिमेंट, ठीक है। तो उस एलिमेंट का नेचुरल लेंथ है dx एंड एक्सपेंशन है dy। तो अगर मैं ये फॉर्मूला में फिट करवाता हूं, फॉर्मूला क्या था, डेल एल इक्वल्स टू एल नॉट अल्फा डेल टी, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी नो, बट एज आई एम रिपीटेडली सेइंग कि इस फॉर्मूला को अप्लाई करने का कंडीशन होना चाहिए। तो हम लोग लॉजिक ये देते हैं कि सर ओवर दिस एलिमेंट, अच्छे से सुनिए, ओवर दिस एलिमेंट, ये एलिमेंट एक्चुअली पतला ही है, इतना एग्जैगरेट हम लोग तो एग्जैगरेट कर, ये एलिमेंट पतला ही है बाद में जाके, ठीक है। तो ओवर दिस लेंथ, ओवर दिस dx, ठीक है, dx इसका नेचुरल लेंथ का तब काम कर रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हुआ यहाँ पे कॉपी करूंगा, तो देयरफॉर मैं क्या लिखने वाला हूं, चेंज इन लेंथ के नाम पे कौन आएगा, dy, नेचुरल लेंथ के नाम पे कौन आएगा, dx, ओवर दैट dx, अल्फा इज अ कांस्टेंट, राइट, तो अल्फा इज अ कांस्टेंट, इट कैन बी रिटन डेल टी मतलब इसका टेम्परेचर बाद में क्या हो रहा है। तो नाउ आई नो दैट लेटर ऑन द टेम्परेचर इज चेंजिंग अलोंग द रॉड, लेकिन एक एलिमेंट का इतना ही छोटा होता है ना कि टेम्परेचर कैन बी ऑलमोस्ट कंसीडर्ड एज कांस्टेंट। हर बार बचपन से
11 से जब से इनफाइनाइटेसिमल का कॉन्सेप्ट पढ़े हर बार यही रहता है कि इनफाइनाइटेसिमल क्वांटिटीज कैसे होता है, दे आर सो स्मॉल कि हम लोग उसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं। तो टी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट ओवर इट। थोड़ा सा सामने जाओगे तो टी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, थोड़ा पीछे जाओगे तो टी विल डिक्रीजिंग, लेकिन उस एलिमेंट के थिकनेस के ऊपर ऑलमोस्ट सेम है। तो डेल टी क्या हो गया, डेल टी तुम कहीं भी देखो डेल टी टी नॉट से फिक्स्ड गैप पे, तो डेल टी क्या लिखेंगे, पहले थर्ड मैंने फाइनल है टी, इनिशियल है टी नॉट। ठीक है, अब बात है इसमें इस इक्वेशन को फटाक से इंटीग्रेट नहीं कर सकते बिकॉज टी इज आफ्टर ऑल अ वेरिएबल। आप जैसे जैसे x बदलोगे, x बदलने का मीनिंग क्या है, मीनिंग समझो पहले। x बदलने का मीनिंग है आप यहाँ पे ओरिजिनल डायग्राम में एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट ले रहे हो। ठीक है, dy क्या होगा, हर एक एलिमेंट का एक्सपेंशन। तो dy को ही इंटीग्रेट करके नेट एक्सपेंशन मिलेगा। लास्ट क्लास ये हो ही रहा था, डेल इज नेट एक्सपेंशन, दैट इज सम ऑफ इंडिविजुअल एक्सपेंशन। सम मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dy, इंडिविजुअल एक्सपेंशन। तो जब इंटीग्रेशन इस साइड का करोगे, अल्फा इज अ ट्रू कांस्टेंट अलोंग द एंटायर रॉड। ठीक है, अल्फा इज अ कांस्टेंट dx, लेकिन dx तो भाई एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का लेंथ समझा, हर एक एलिमेंट के लिए t तो डिफरेंट होगा ना। फाइनली टी नॉट तो सबके लिए सेम है, टी डिफरेंट है। तो मतलब जब इंटीग्रेट करोगे अल्फा किक्ड आउट ऑफ इंटीग्रेशन, पुल्ड आउट ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन ये क्या होगा, t माइनस टी नॉट इंटू डी एक्स। अब हमारा काम यही है, हाउ डू इवन कैलकुलेट t एज अ फंक्शन ऑफ x, तभी ना इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर सक्सेसफुली अप्लाइंग एनी इंटीग्रेशन फॉर्मूला यू मस्ट नो y एज अ फंक्शन ऑफ x, तभी तो फॉर्मूला आ सकता है। साइन है, कॉस है, एक्स टू पावर n है, क्या है। ठीक है, तो द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर डिस्कशन। हमारे डिस्कशन को बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, फाइंडिंग दिस फंक्शन। समझ में आ रहा है क्या फंक्शन निकाला जाता है, t एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा उसके बाद। तो इतना पहले कॉपी कर लो, अंडरस्टैंड द लॉजिक। एंड भले मैं आज को इतना डिटेल्स में दिखा रहा हूँ, लेकिन लास्ट क्लास लास्ट प्रॉब्लम में इतने डिटेल्स में ही बोला था। ठीक है, एज आई सेड अर्लियर, आई नीड टू कैलकुलेट t एज अ फंक्शन ऑफ x, उसके बाद हम लोग उसको इंटीग्रेट कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग खुद ही हेल्प करना, कितना कुछ हम बताएं। ठीक है, खुद ही बताना क्या क्या करना है। ठीक है, तो हम ये बोला जा रहा है कि दिस इज द सेकंड पार्ट, वी नीड टू फाइंड t एज अ फंक्शन ऑफ x। ऐसे करके सोचिएगा, t क्या है, t इज अ फाइनल टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट ओरिजिनली प्रेजेंट एट x। t जो है, t इस डायग्राम में, लेकिन x क्या है, x उसी एलिमेंट का ओरिजिनल लोकेशन। सो t गिव्स यू द like for future temperature, ठीक है, of the element which is originally present at x। ठीक है, तो अब हमको पता है कि वो ग्रेजुअली चेंज कर रहा है, तो हम लोग लीनियर फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, ये assumption है। एक्चुअली क्वेश्चन में बहुत जगह लिखा रहता है कि assume me to be linearly changing और gradually changing, लीनियर मान लेना, नॉट क्वाड्रेटिक, क्योंकि लीनियर फंक्शन इज अ ग्रेजुअल, बाकी हर हायर फंक्शन विल बी मोर रैपिड। पता है ना, स्क्वायर होगा या क्यूबिक होगा वो रैपिडली राइज करेगा, तो लीनियर फंक्शन मानते हैं हम लोग। ठीक है, अब हमको लीनियरली मतलब लीनियर फंक्शन मतलब इट विल बी ऑफ द फॉर्मेट y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है ना, ओके, क्लियर है ना वो आइडिया। तो अब तुमको वो फंक्शन क्रिएट करना है, तो बताओ क्या करोगे। देयर आर मेनी वेज। अरे चचा वो तो इधर से ही आता था, मैं तो ऑलरेडी टी फंक्शन निकाला, फिर तुम इसको वापस फिर इसको क्यों पुट करो, गोल गोल घूमते रह जाएगा, समझ रहा है बात बाबा, वी से सर्कल। ठीक है, तो नहीं, ये मैं पूरा मैथ्स है। मैथ्स में क्या आप लोगों को सबको पता होगा कि आप लोग अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में करते हैं ना, हम लोग स्लोप पहले लिखे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 करके, फिर आप उसको लिख सकते हो y2 माइनस y इक्वल्स टू x2 माइनस x। ठीक है, और 1 को यूज कर ले, x1 किसी को यूज कर, आ जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं ये चीज, तो मेनी वेज हम पकड़ लेते हैं सर, t विल बी ऑफ द फॉर्मेट t इक्वल्स टू सम m डिनोट्स द स्लोप हियर। ठीक है, इट इज अ फंक्शन ऑफ x, तो mx प्लस सी, y को x प्लस सी ना करिए, तो इधर आप स्लोप का फॉर्मूला लिखो या बाउंड्री कंडीशन देखो, बाउंड्री मतलब स्टार्टिंग और एंड का देखो, तो आप बोलेंगे सर नोटिस कि इफ x इक्वल्स टू 0, अगर x 0 है, यहां से डायग्राम से देखो, इफ x अगर 0 है, उस एलिमेंट का टेम्परेचर फाइनली कितना हुआ है, 2T नॉट, तो T इक्वल्स टू 2T नॉट। लेकिन इक्वेशन से क्या पता चलेगा, x 0 मतलब c इक्वल्स टू t। ठीक है, तो c t इक्वल्स टू 2T नॉट, तो 2T नॉट इक्वल्स टू c। और ये तो पता ही है, y इक्वल्स टू mx प्लस c में c क्या होता है, y इंटरसेप्ट बोलते हैं ना, याद है ना, तो वो क्या समझाता है, इनिशियल वैल्यू बेसिकली। तो इनिशियल वैल्यू कितना है, 2D नॉट फ्यूचर में, एंड x इक्वल्स टू l ले लो, मतलब ये वाला एलिमेंट, सॉरी l नॉट, ये एलिमेंट
ये लास्ट वाला एलिमेंट का फाइनल टेम्परेचर कितना है 5 टी नॉट। तो आप बोलोगे सर x इक्वल्स टू एल नॉट के लिए t इक्वल्स टू 5 टी नॉट। वापस इस इक्वेशन में प्लग इन करो, ये जो हमने ये इश्यूम किया, इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा 5 टी नॉट इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स x की जगह पे एल नॉट प्लस c इज 2 टी नॉट। ठीक है, तो यहां से m निकल गया, m तो कितना है सर 3 टी नॉट बाई एल नॉट, राइट। वहां से पता चला ना, उसको आप सब्स्टिट्यूट कर। नहीं मैंने एक्चुअली वो डेल का कैलकुलेशन निकाला था ना, तो मेरा c इक्वल टू t नॉट निकला था। हाँ तो ये होता है डेल्टा, हाँ एग्जैक्टली, हाँ ठीक ठीक है। हमें टेम्परेचर বার করছিস তুই বার করছিস डेल्टी टाइप, एग्जैक्टली। ये पार्ट क्लियर है सबको, क्या किया? ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ फाइंडिंग एनी लीनियर इक्वेशन, जस्ट नो द एंड पॉइंट्स, उसको ऐसे इक्वेशन में प्लग इन कर लो। ठीक है, मेनी वेज यार, स्ट्रेट लाइन तुम लोग मुझसे बेटर जानते हो। ठीक है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं ना, नहीं इसे में हम भूल चुके हैं। वो एक होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, फिर एक होता है ना परपेंडिकुलर और इसके टर्म्स में कुछ रहता है, फॉर्मेट रहता है ना एक स्ट्रेट लाइन का, डिफरेंट फॉर्म्स रहते हैं क्वेश्चन के, तो डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट आप कोई भी यूज करो। ठीक है, फिजिक्स में लेकिन लेटर ऑन 12 में अच्छा खासा मैथ्स यूज होता है। हाँ अभी तो हो नहीं रहा, इसे और भयानक तरह से यूज होगा। क्या आप कैसे कैलकुलेशंस? कैलकुलेशन तो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ यार, हमको तो एग्जाम नहीं देना, हमको लॉजिक से मतलब है। और वेरियस क्रम से रख दो ना, वेरियस क्रम से हम काम कर लेंगे। कोई बोला लेकिन 2 इंटू 5 करो, उतना कर पाते हैं। कोई बोला आप 99 इंटू 98 करो, कोई बोलता था वैदिक मैथमेटिक्स क्या क्या रहता है। एक था, एक लड़का था, ठीक है, नहीं नहीं इट्स नॉट टॉर्चर, तो वी कैन अवॉइड इट, अब करना ही है तुमको। ठीक है, तो मुझे भी क्या ना ना पढ़ाएंगे अभी, कैलकुलेटर। ठीक है, कहाँ आपको नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो किंडल है। तो ऐसे ही है, कैलकुलेटर मोबाइल निकाल कर, तुम लोग का करना पड़ेगा, अभी कुछ कर नहीं सकते, कोई बात नहीं, मैंने अच्छा है, बहुत अच्छी चीजें हैं। अच्छा फाइनली तब यहाँ पे प्लग इन करके इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। अब फाइनली नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ, तो देयरफॉर t इक्वल्स टू m तब कितना है आपका 3 टी नॉट बाई एल नॉट एम एक्स प्लस सी, सी कितना है आपका 2 टी नॉट। ठीक है, t एज अ फंक्शन ऑफ x एंड देयरफॉर डेल एल तब कितना है अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस टी नॉट dx। अच्छा t माइनस टी नॉट मतलब ये पूरा चीज माइनस टी नॉट करो, टी नॉट रह जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो डायरेक्टली आप करते हैं 3 टी नॉट बाई एल नॉट एक्स प्लस टी नॉट, हाँ माइनस टी नॉट ऑलरेडी कर चुका हूँ, इंटू डी एक्स। एक्स के वेरिएशन क्या होंगे, लिमिट्स 0 टू एल नॉट। ठीक है, क्योंकि एक्स, हाँ एक्स कहाँ से कहाँ किस डायग्राम में लिया गया था, ओरिजिनल डायग्राम, तो वहाँ पे एलिमेंट्स कहाँ से है 0 टू एल नॉट जस्ट। ठीक है, करना 3 टी नॉट, हाँ गंदा है, ठीक है, एक्स डी एक्स इज एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एल नॉट स्क्वायर बाई 2, एल नॉट इधर प्लस टी नॉट इंटू अल्फा इंटू ये एक्स तो बस एल नॉट। तो हाँ इट्स एक्चुअली इजी आई गेस, 5/2 टी नॉट अल्फा एल नॉट, देख लो एक बार आ रही है, इज द एक्सपेंशन। ठीक है, 5 टी नॉट अल्फा एल नॉट, ठीक है। ये वो एक्सपेंशन, अब लोग लगाते हैं शॉर्टकट फॉर्मूला, तो बोलते सर इसका शॉर्टकट है, ठीक है, बट वही शॉर्टकट, वो हर शॉर्टकट का, हर फॉर्मूला का एक स्पेशल कंडीशन होता है। ठीक है, ये जो हम लोग किए, हम लोग बेसिक से किए, टेकिंग अप एलिमेंट, ये सब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन जो शॉर्टकट फॉर्मूला है वही है। लास्ट क्लास में अल्फा का जो प्रॉब्लम था ना, जहाँ अल्फा अल्फा जहाँ पे वैरी कर रहा था, उस दिन भी यही आइडिया लगाया था। ये एल नॉट है, बाद में क्या हो जा रहा है 2 टी नॉट, ये हो गया 2 टी नॉट, और ये
5 टी नॉट। अच्छा मिडिल पॉइंट का कितना होगा? ना ना मिडिल पॉइंट का कितना होगा? हाँ तो 2 5 उसका मिड पॉइंट तो 3 बाई, हाँ 3 बाई, हाँ 3.5 आता है 3 बाई 3.5, ठीक है। हाँ मिडिल वैल्यू, मिडिल मोस्ट वैल्यू, ठीक है कि लीनियरली वैरी कर रहा है ना, तो एक इनमें 2 है एक इनमें 5 है तो मिडिल मोस्ट वैल्यू 3.5 आएगा। क्लियर है? तो लोग बोलते हैं कि सर ये जो नया यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ ना, हम लोग का फॉर्मूला क्या था? एक्चुअली नॉर्मल जो जनरल फॉर्मूला था एल नॉट अल्फा डेल्टी। लोग बोलते हैं कि सर यही फॉर्मूला अप्लाई करो, बट एल नॉट तो टोटल ओरिजिनल लेंथ, अल्फा हर जगह सेम है, डेल्टी मिड पॉइंट का लो बस, ठीक है। सेंटर मास का रीजन वो मत बोल दो, ऐसे मत बोल दो, ठीक है। कुछ लोग कंफ्यूज होके बावला जाएंगे एकदम, ठीक है। क्या सेंटर मास? फिर वो क्यों? वो सेंटर मास नहीं। तो मिड पॉइंट का पहले कितना था? टी नॉट, अभी 3.5 टाइम्स टी नॉट, तो करोगे तो कितना आएगा? 2.5 टाइम्स टी नॉट डेल्टी। समझ रहे हो ना? इसका टेम्परेचर डिफरेंस, सबका टेम्परेचर डिफरेंस डिफरेंट है, पहले ही बोला हूं। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस इज जस्ट टी नॉट, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस इज 4 टी नॉट, बीच का कितना आएगा? 3.5 माइनस टी नॉट इज 2.5 टी नॉट, यही तो आ रहा है 2.5 टी नॉट अल्फा एल नॉट। ओ अच्छा ठीक है। अच्छा मिड पॉइंट का चेंज इन टेम्परेचर। अब लास्ट क्लास बताया था हमेशा का मिड पॉइंट का चेंज इन टेम्परेचर ले सकते हैं, या मिड पॉइंट को हमेशा देख सकते हैं? नहीं। क्यों? कब देख सकते हैं? लीनियर। लास्ट क्लास का जो प्रॉब्लम था वहां पे अल्फा लीनियरली वेरी कर रहा था, यहाँ पे टेम्परेचर लीनियरली वेरी कर रहा है। तो मैं बार बार ये चीज एम्फसाइज करूंगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉमन चीज है, प्रेशर के चैप्टर में भी देखे हैं, एवरेज एरिया ले लेते हैं, एवरेज प्रेशर ले लेते हैं, ठीक है। प्रेशर के चैप्टर से हम लोग ये चीज देख रहे हैं, ट्रेंड में आ रहा है, कहीं भी कोई चीज अगर लीनियरली वेरी कर रहा है चुपचाप मिडिल पॉइंट ले, आंसर आ जाता है। तो एमसीक्यू के प्रॉब्लम्स में ऑब्वियसली दिस विल वर्क, ठीक है ना। लेकिन हाँ ये मेन कोर कॉन्सेप्ट नहीं है, कोर कॉन्सेप्ट है एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करके दिखाना। इलास्टिसिटी होइছিল ওই একটা রোপ নিয়েছিলাম যার মাস আছে अंडर इट्स ओन वेट वो एक्सपैंड कर रहा है, उसमें भी मिड पॉइंट ही आएगा। मैंने फाइनल एक्सप्रेशन पुट करना मिड पॉइंट के लिए चेंज लिखो, तो जनरली इट वर्क्स, जनरली नॉट ऑलवेज। क्या कोरोना इसे अच्छा टाइम मिलता उधर, नहीं सही में टाइम मिलना, केवी में भी मतलब टाइम मिलता था, नहीं दीदी लोग को बाप रे इतना खाली टाइम मिलता था, बहुत टाइम मिलता था, लेकिन फिर बीच में वो लोग भी हड़बड़ी करते हैं। तुमको ना सिर्फ एक्सक्यूज चाहिए रे, तुम तो शुरू करेगा तुम अरे चुप रहे, तेरा देखा हो रे भाई। हाँ रुक जा। चलो शुरू करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। कमिंग बैक टू दिस, थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया एकदम, ट्रांसफर। अच्छा सबसे पहला चीज, पहले दिन एकदम पहले दिन हीट बताया था क्या, ठीक है। तो रिकॉल करवा देता हूं एक बार, हीट इज द एनर्जी इन ट्रांजिट। बाहर बोला था कि जब तक एनर्जी ट्रांसफर चल रहा है इट इज कॉल्ड हीट, ठीक है। हीट कभी स्टोर नहीं होता, saying that heat energy stored within a body is physically incorrect, फिजिक्स में इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हीट एनर्जी स्टोर नहीं होता, स्टोर होता है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। ओके बहुत कुछ बोला था, जैसे रिकॉल करवाता हूँ थोड़ा याद करो। हीट एंड वर्क आर सिमिलर, वर्क भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, हीट भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, लेकिन हीट होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, वर्क होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है। तो यही चीज अब हम लोग डिस्कस करना है कि हीट ट्रांसफर जो होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे किस किस फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सबसे पहला फॉर्मेट जो पढ़ाया जाता है वो होता है तुम लोग को थ्योरी ऑफ कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन पढ़ाया जाता है, एंड जो नेक्स्ट मेजर थ्योरी होता है दैट इज रेडिएशन, बीच में कन्वेक्शन भी आता है, ठीक है। लेकिन कन्वेक्शन के लिए इक्वेशंस उतने इतने इजीली हम लोग अभी डेवलप नहीं करते, तो हम लोग पढ़ते नहीं उतना इजीली, कन्वेक्शन लोग रहने देते हैं, लेकिन मैं सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता, बस थ्योरी जाना जाता है। तो कंडक्शन एंड रेडिएशन ये दो मेन चीज है। इनफैक्ट रेडिएशन तो क्वेश्चन में आता ना, ठीक है। आंसर करना भूल जाता, पूछ लिया कर फिर बाद में, कुछ रेडिएशन से रिलेटेड कुछ पूछा था, रेडिएशन से रिलेटेड जो भी है वो जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मैं बात बात पर फोन। रेडिएशन, रेडिएशन तुम लोग जो केमिस्ट्री में स्टार्टिंग से पढ़े हो, फोटॉन्स, ठीक है, ओके।
डुअल नेचर का हल्का फुल्का आइडिया कि एक ही चीज को देखने का दो तरीका है एंड बोथ ऑफ देम आर इक्वली करेक्ट, ठीक है, ओके। उस पर बहुत डिटेल्स में आगे फिजिक्स में फिर से आएगा क्लास 12 के एंड में, डुअल नेचर, ठीक है। तब मैं अपना व्यू पॉइंट रखूंगा उस समय, ठीक है। बहुत लोग जैसे कि ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग 11 में पढ़ते हैं लेकिन अलग ही चीज समझ के पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन उसका व्यू पॉइंट अलग ही रहता है, ठीक है। तो जो भी है, तो रेडिएशन इज मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फोटॉन्स, दोनों में से एक ही चीज, एक ही एक्सप्लेनेशन सेम, ठीक है। सो याद करना, जिस दिन मैं हीट एंड वर्क के बीच में डिफरेंस समझा रहा था, मैं बोल ही रहा था एक बॉडी को अगर धूप में रख दो, ठीक है, तो जो रेडिएशन सन से आ रहा है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है एट एन एटॉमिक लेवल ना, फोटॉन्स एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई मैंने फोटॉन्स आर बीइंग एब्जॉर्ब विद एटम्स, तब उन लोग का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, तब टेम्परेचर बढ़ता है, तब वो गर्म होता है, ठीक है। सो हीट या रेडिएशन जो बोलते हैं, इट इज ऑब्वियसली इंटरेक्शन एट एन एटॉमिक लेवल। कंडक्शन में भी इंटरेक्शन एटॉमिक लेवल पे होता है। कंडक्शन में क्या होता है, इसका थ्योरी बचपन से आप लोगों को पढ़ाया गया कि सर कंडक्शन ही मैंने एनर्जी ट्रांसफर वाया कंडक्शन कैसा होता है, मॉलिक्यूलर कोलिजन्स, इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स टू बी एग्जैक्ट। लोग बोलते हैं कि सर अगर कहीं पे लोकली टेम्परेचर T1 है, ठीक है, और कहीं और पे इन द सेम बॉडी, ये एक बॉडी है, दिस इज अ रिजिड रॉड लेट्स से, ठीक है, और कहीं पे टेम्परेचर है T2 डिग्री से। अच्छा, जब ये टॉपिक स्टडी कर रहे हैं तो इसलिए मैं रिजिड लिखा हूं, ये जब टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वी आर इग्नोरिंग एक्सपेंशन। एक्सपेंशन जब स्टडी करते हैं इग्नोर ये स्टेडी स्टेट कंडक्शन इग्नोर कर देते हैं हम लोग। तो ये दोनों को मिला के प्रॉब्लम चलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन हम लोग इग्नोर करते हैं टू बी लाइक क्लियर अबाउट आवर वर्किंग, ठीक है। तो फिलहाल कोई आप ये मत पकड़ना कि सर ये एक्सपैंड करने वाला है, कोई उतना टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। तो राइट नाउ लेट्स से एक लोकेलिटी पे T1 है, एक लोकेलिटी पे T2 है। इतने दिन तुम लोग टेम्परेचर का मीनिंग समझोगे। टेम्परेचर डिनोट क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब लोकली यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, बढ़िया तरह से दिखाता ये मैं दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे एक नहीं बहुत सारे, उन लोगों का जो सब तो ऑसिलेट करते हैं ना बट द मीन पोजीशन, इन लोगों का काइनेटिक एनर्जी कुछ है, इन लोगों का काइनेटिक एनर्जी कुछ डिफरेंट। अब ऐसा हो सकता है T1 इज ग्रेटर देन T2, तो मतलब यहाँ पे आता है द काइनेटिक एनर्जी स्मॉलर, मतलब ऑसिलेशन छोटा हो रहा है, समझ रहे हो, यहाँ पे ऑसिलेशन ज्यादा हो रहा है, समवट लाइक दैट एटॉमिक लेवल पे। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन ऑसिलेशंस बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर कोलिजन्स होता ही है, ठीक है, मॉलिक्यूलर कोलिजन्स होगा एंड कोलिजन्स कारण देयर विल बी एनर्जी ट्रांसफर। ये चीज में थोड़ा सा हाइप मैंने लाइक डिटेल्स में थोड़ा ये चीज बोल देता हूँ, याद है तुम लोग को, कुछ लोग को याद होगा, कुछ लोग भूल चुके होंगे, याद दिलाने से होपफुली याद आ जाएगा। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। कोलिजन्स के चैप्टर में एक बार रिकॉल करो, बस कुछ कॉपी नहीं करो, समझे। कोलिजन चैप्टर में एक था इलास्टिक कोलिजन्स, परफेक्टली इलास्टिक, बोलते वहां पे एनर्जी लॉस नहीं होता। वहां पे एक इंपॉर्टेंट आइडिया ये था कि सपोज दो बॉडीज है, इक्वल मासेस, ठीक है, एक बॉडी मूव करते हुए आ रहा है, एक रेस्ट पे। कोलिजन के बाद क्या होगा, जो मूव कर रहा था वो रेस्ट पे हो जाएगा और जो रेस्ट पे था वो मूव आउट कर जाएगा। हाँ, वेलोसिटी से इंटरचेंज, ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ये हम लोग डिराइव किए थे, फिर इसको एक कॉन्सेप्ट बना लिए थे कि सर ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, कि इफ यू हैव इक्वल मासेस सफरिंग इलास्टिक कोलिजन देयर इज अ वेलोसिटी इंटरचेंज, ठीक है। क्या नहीं, उसका हल्का सा आइडिया देने वाला है। तो मेन चीज मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इलास्टिक कोलिजन जब भी होता है एनर्जी इंटरचेंज होता है, वेलोसिटी इंटरचेंज में तो क्या एनर्जी भी इंटरचेंज हुआ है, ठीक है। अच्छा वो याद है, मैं ये सब पूछ रहा हूँ, बस रिकॉल करवा रहा हूँ। ऐसा था कि सर एक मैसिव बॉडी है और एक स्मॉल बॉडी है, ठीक है, ये अगर आ रहा है, इसका वेलोसिटी धक्का खाने के बाद चेंज नहीं करेगा, लेकिन ये छिटक के निकल जाएगा, इस ट्वाइस द वेलोसिटी से निकल जाता है, ठीक है। हाँ, ट्रक और पत्थर वाले एग्जैक्टली, ठीक है। तो इलास्टिक पुलिस में ऐसे कुछ आइडियाज थे, मतलब हर आइडिया में क्या पता चलता है कि वेलोसिटीज एंड एनर्जी कैन इंटरचेंज। यही चीज यहाँ पे होता है। बचपन से बताया जाता है कि सर हीट कंडक्शन क्या है, कैसे होता है, बिकॉज ऑफ कोलिजन्स। तो इन कोलिजन्स में कैसे हो गया हीट कंडक्शन, तो वहां पे डिटेल्स में तुम और एक लाइन अभी क्लास 11 में समझा सकते हो कि सर जब कोलिजन्स होता है, ठीक है, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे जैसे हुआ एक्सचेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोलिजन्स एग्जैक्टली इलास्टिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि सर एटॉमिक लेवल पे क्या हो रहा है तुमको कहाँ पता है, हम लोग कहाँ स्टडी किए कि एटॉमिक लेवल पे क्या हो रहा है, ठीक है। कोई लॉस ऑफ एनर्जी कैसे नहीं होगा, क्योंकि एटॉमिक लेवल तो बॉन्ड्स होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अ वेरी क्लोज मॉडल, ठीक है। बाद में इस चीज को समझाने के लिए वेरी क्लोज मॉडल बोला जाता है कि इलास्टिक कोलिजन सिमिलर, नॉट एग्जैक्ट बट सिमिलर। तो बोलते सर यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है। तो होगा क्या, सपोज ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक्चुअली पास पास, मैं बहुत दूर दूर में ड्रॉ किया, मॉलिक्यूल्स पास पास है, तो क्या होगा जब कोलिजन्स होंगे, ठीक है, दिस विल लूज एनर्जी स्लाइटली
दिस विल गेन दैट स्मॉल एनर्जी, ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी कमेगा, लेट से ऐसे पकड़ता है, कुछ कॉपी नहीं करना, बस फील करो, इसका काइनेटिक एनर्जी है 10 यूनिट्स, इसका 6 यूनिट्स लेट से, ठीक है, ओके। जब कोलिजन हुआ तो इसका 10 यूनिट से लेट से हो गया आपका कितना, 9 नहीं 8 लेते, ठीक है, और इसका 6 से लेट से 9 ही लेते, ठीक है, 6 से 7 हुआ, ठीक है। जब तक डिफरेंस होगा तब तक वो लोग ऐसा तो क्लियर है कि दे आर नॉट फ्री, ऐसा नहीं कि कोलाइड करके फिर वो लोग जिंदगी में मिलेंगे नहीं, दे आर बाउंड इन देयर पोजीशंस, मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट, मतलब कोलिजंस चलते रहते हैं, सॉरी कोलिजंस चलते रहते हैं, मतलब जब तक ये डिफरेंस रहेगा तब तक ये एक्सचेंज होते रहेगा। डिफरेंस होने का मतलब ये एक्सचेंज होगा, ये इलास्टिक कोलिजन का ये एग्जांपल, हाँ, डिफरेंस हो मतलब एक्सचेंज होगा एनर्जी का, ठीक है। तो एक्सचेंज होगा तो 7 9, अब वहां से 9 से उठ के 8 गिरा और ये गेन किया 8, जब इक्वल हो जाएगा अब भी कोलिजन होंगे, लेकिन अब एक्सचेंज होने से क्या फर्क पड़ता है, अब एक्सचेंज होने से क्या फर्क पड़ता है, सेम ही तो रहेगा। ये अगर 1 यूनिट खपने का ट्राई किया, 1 यूनिट डालने का ट्राई, वो फिर से वापस उसको दे देगा, ठीक है, मतलब दोनों तो सेम जगह पे है, क्या एक्सचेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पॉसिबल है ओनली व्हेन देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। नहीं जैसे कि इस केस में होता है, ठीक है, अगर एक का V1 है, मतलब एक ज्यादा है एक का स्मॉल है, तो क्या होता है, पीछे वाला स्मॉल हो जाता है, सामने वाला ग्रेटर हो जाता है। लेकिन अगर दोनों का स्पीड सेम है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये वाला, ठीक है, वो दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे विद द सेम स्पीड, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। ओके, आपको तो आपको ऐसे भी लग सकता है ना कि सर दिस, ये बॉल रिबाउंड कर रहा है विद द सेम स्पीड, लेकिन somebody इस एक्सपेरिमेंट को देख के somebody might think कि सर ये इसके अंदर से घुस के इधर निकल चुका है, ठीक है। इसका फर्क क्या पड़ता है, ये तो v इसका सेम रह रहा है ना, इफ यू हैव आइडेंटिकल मासेस इलास्टिक, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोलिजन में कि एक्सचेंज हुआ है, तो हैविंग इक्वल वेलोसिटीज वोंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। तो मेन चीज है कि डिफरेंस समझ में आता है, ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तब होता है व्हेनेवर देयर इज अ डिफरेंस इन वेलोसिटीज, डिफरेंस इन एनर्जीज, ठीक है। तो ये एक बहुत क्रूड एक आइडिया, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट मॉडल ऑफ कोलिजंस जो एटॉमिक लेवल पे एक्चुअली हो रहा है, बट इज अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन। तो लोग इसे समझाते हैं कि सर मटेरियल्स में, सॉलिड में, एक्चुअली सॉलिड एंड लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड में सॉलिड में कहीं भी अगर कंडक्शन वाला फेनोमेना हो रहा है दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजंस, ठीक है। और कब तक चलेगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर या एनर्जी सेम ना हो जाए, ठीक है। अगर एनर्जी सेम हो गया मतलब टेम्परेचर सेम हो गया, टेम्परेचर सेम हो मतलब उसके बाद नो फर्दर ट्रांसफर, नो फर्दर एक्सचेंज, मतलब हीट ट्रांसफर विल स्टॉप, ठीक है। तो बचपन से दो चीजें हाईलाइट की गई हैं, कंडक्शन के लिए पढ़े होंगे। पहला चीज, ट्रांसफर हमेशा होता है हाई टू लो, क्योंकि लो जो है वो गेन कर रहा है, ट्रांसफर उस डायरेक्शन में होता है। सेकेंड, ट्रांसफर तब तक चलता है जब तक देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस जीरो के ट्रांसफर विल स्टॉप, बंद हो जाएगा, ठीक है, कंडक्शन में। सो दीज आर द टू मेन क्लॉजेस जो बचपन से मे भी सुने होंगे, आज को पढ़ रहे हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा। अच्छा है, सिंस कोलिजंस आर इन्वॉल्वड, हाँ एकदम, ये बात तो मैं मानता हूँ, बोलना शुरू कर रहा है और ये बजाना शुरू कर रहा है। जैसे जैसे कोलिजंस होंगे तभी एक्सचेंज होगा, राइट। तो एक्चुअली यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि सॉलिड्स में ये फेनोमेना प्रोमिनेंट है, बचपन से तुम लोग सुने होंगे, ये सब सही में बचपन में रहता है फिजिक्स में, साइंसेस में, ठीक है, कि सर लिक्विड इज नॉट अ गुड कंडक्टर, वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर, उसमें कन्वेक्शन होता है, कंडक्शन नहीं होता, लेकिन ठीक है। तो वही बात है कि कोलिजंस के लिए, हाँ कोलिजंस इंपॉर्टेंट है, मतलब आई नीड अ कंडक्टर, गैसेस एंड लिक्विड्स दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स, कन्वेक्शन करवा सकते हैं, कंडक्शन नहीं। तो कंडक्शन का ऑलमोस्ट सब एग्जांपल में यू विल बी स्टडिंग अबाउट सॉलिड्स, ठीक है। क्या, अच्छा ये वाला, तो सोचो स्टूडेंट लोग नई पढ़ाई करने से क्या करना पड़ता है, शशांक तुमको बोल रहे हैं, नहीं ये तो है, ये तो मैं मानता हूँ, ये तो मैं अच्छा बोलता हूँ, एटलीस्ट आया करो, वो लोग तो भाई ऐसा फटाफट रहता है, उन लोग आएंगे। शशांक तेरी तबीयत ठीक है ना? कंडक्शन कुछ खराब नहीं चल रहा है, किसी का कोई किस्मत खराब नहीं चल रहा है, वो भी नहीं खराब है, नहीं कुछ खराब नहीं है, बहाने खराब चल रहे हैं, बाप क्लास खराब नहीं चल रहा है, क्लास तो ज्यादा चल रहा है,
हाँ, कोई लोग बोलते थे सर है तो बेसिक क्लास को इसलिए खराब हो गया। हाँ, समझ रहे तुम्हारी भावना समझ रहे। ये सबको भाई क्या बताएं भाई, सब पढ़ लो यार। ठीक है। हाँ, लेकिन अभी मत ये करो, ठीक है। मतलब जनरली हम लोग वो कैलकुलेटर में यूज करेंगे, हम कुछ और भी दिखाना है। ठीक है। सर इसमें और ड्राइंग करेंगे? नहीं, और ड्राइंग और कुछ नहीं करूंगा। ठीक है। लेकिन एक मैंने लिखने का पार्ट लिखूंगा बस। ठीक। यूनिफॉर्मली थ्रू आउट सेम टेम्परेचर से बोलो। हाँ। मैक्स जब तक ये प्रॉब्लम नहीं चल रहा था, जब तक ये चैप्टर नहीं चल रहा था, तब तक तो सब लोग इक्विलिब्रियम में ही थे। सब लोग का टेम्परेचर थ्रू आउट सेम। आई एम इन इक्विलिब्रियम इन द सराउंडिंग्स। सबका टेम्परेचर सेम। ये ये रुकना, नेक्स्ट पार्ट आएगा, वही तुम्हें बोल रहा रिजर्वायर वाला। ये किसी को मेंटेन करवाना पड़ता है। वरना अगर तुमको टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए हमेशा, somebody has to maintain it. Practically जो तुम बोला वही होगा। Finally everything will settle down to one single temperature. Everything will settle down to one single temperature. In fact, मैंने थर्मोडायनामिक्स या कोई स्टीफन हॉकिंग वो इधर उधर पढ़ता है, तो उसमें पढ़ा इज अ वेरी लाइक फेमस डिलेमा। ठीक है, ऑन द नेचर ऑफ एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। बोलते हैं कि सर यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है एंड इट्स एक्चुअली कूलिंग डाउन टेम्परेचर यूनिवर्स। हाँ, तो बोलते हैं कि अल्टीमेटली तो एक टाइम आएगा जब हर जगह टेम्परेचर सेम हो जाएगा, इक्वल। तो क्या होगा उससे? ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज रहते हैं। उसके पहले ही 12 का एग्जाम तो देना पड़ेगा उसके पहले। बात पॉइंट। सही में यार, गलत गलत उम्मीद ला के रखे हो। नहीं नहीं, वो नहीं। आप ही लोग करोगे, 4 साल बाद पता चलता है बस। कॉलेज से सीख लो। नहीं नहीं, देखो, thermal equilibrium denotes the state when temperature difference is zero. But temperature is same everywhere on the body. बॉडी पे हर जगह टेम्परेचर सेम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे तो सर रॉड इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है। ओके। थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई हीट ट्रांसफर होता है? ठीक है, नो हीट ट्रांसफर। उस सेकंड पॉइंट से पता ही चल रहा है। तो दैट इज नॉट आवर कंसर्न राइट नाउ, ऑब्वियस बात है। हमारा कंसर्न है कि हीट ट्रांसफर होना चाहिए। तो देखो लोग क्या बोलते हैं, सुनिएगा अच्छे से। डी के अमाउंट ऑफ हीट दिया, बीच का ये पोर्शन क्या करता है सुनो। ये हीट को एब्जॉर्व करेगा और चुपचाप इट विल गिव द सेम हीट टू द अदर मॉलिक्यूल। यहाँ के मॉलिक्यूल इस हीट को एब्जॉर्व करेंगे एंड इट विल ट्रांसफर दैट अमाउंट ऑफ हीट टू द अदर मॉलिक्यूल। वो फिर क्या करेगा, अच्छे से सुनिएगा। इट विल टेक दिस हीट एंड अगेन इट विल ट्रांसफर इट टू द अदर मॉलिक्यूल। मतलब कोई लोग भी हीट को रख नहीं लेते। None of the elements will take the heat, incoming heat, and store it या store it in the form of internal energy। कोई store नहीं करेगा, सब लोग बस ट्रांसफर ही करेंगे वाया ट्रांसफर, अगेन वाया कोलिजन्स। ठीक है। तो बात है यहाँ पे तुमको जो स्टेट मिलता है कि जितना हीट इनकमिंग है उतना हीट आउटगोइंग है। अगर ऐसा चलते रहा, जितना हीट जा रहा है सब हीट निकल जा रहा है, अगर ऐसा चलते रहा तो इट विल इंप्लाई कि इसका काइनेटिक एनर्जी कभी चेंज करेगा नहीं। कोलिजन्स के कारण इसको मिल रहा है। ऑलवेज कीप इन माइंड कोलिजन्स लीड टू ट्रांसफर, लीड टू एक्सचेंज। लेकिन मैं यहाँ पे जानबूझ के एक ऐसा स्टेट इमेजिन कर रहा हूँ जहां पे जितना घुस रहा है उतना ही निकल जा रहा है। तो अगर स्टेट ऐसा है कि जितना घुस रहा है उतना ही निकल जा रहा है, इसका मतलब इन लोगों का खुद का टेम्परेचर कभी चेंज नहीं कर रहा। इट्स नॉट चेंजिंग विद टाइम। इन अदर वर्ड्स, दिस सिचुएशन इज अ स्टेडी स्टेट। एक पॉइंट नहीं, सेम टाइम में ये हो रहा है साइमल्टेनियसली। ठीक है।
पूरा नहीं, मैं बस बताना चाह रहा हूं इस पोर्शन के लिए, दिस पोर्शन के लिए दिस वाज द एक्सटर्नल हीट दैट वाज सप्लाइड समहाउ। अब बंसन बर्नर से रेडिएशन से कैसे भी आप सप्लाई किए, विद इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम आप देखोगे वो हीट इजेक्ट भी कर देगा। तो अंदर में क्या हुआ, अंदर में क्या क्या मैंने ऐसा तो कि जंप मार दिया, हीट हीट घुसा फिर वो टैंकर के यहाँ, वो नहीं हो रहा है ना, वही बोल रहा है कि वही इसमें क्या बोला यहाँ पे, पूरा चीज फॉलो करो। अच्छा रादर एक काउंटर एग्जांपल देता हूँ, फॉलो कर लो, किसी को अभी भी दिक्कत हो तो लेट्स टेक अ काउंटर एग्जांपल। सपोज एक पोर्शन लिए, नॉर्मल जब आप हीट देते हो व्हाट हैपेंस एक्चुअली इज दिस, हीट का कुछ पोर्शन इधर स्टोर हो जाएगा, बाकी पोर्शन ट्रांसफर हो जाएगा, फ्लो चार्टिंग, ठीक है। ये जो दिया उसका कुछ पोर्शन स्टोर हो जाएगा, दैट विल बी इंटरनल, जो स्टोर हो गया अंदर में इन मॉलिक्यूलर काइनेटिक फॉर्म, ठीक है। वो मॉलिक्यूलर फॉर्म काइनेटिक फॉर्म में स्टोर हुआ तो टेम्परेचर बढ़ेगा, पोटेंशियल फॉर्म में स्टोर हुआ तो एक्सपेंशन होगा, लेकिन ये कुछ स्टोर हुआ, बाकी पार्ट क्या हुआ, ट्रांसफर्ड, dq माइनस du ट्रांसफर्ड। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये काउंटर एग्जांपल क्लियर हुआ ना, ये काउंटर एग्जांपल जो लिया उसमें क्या हो रहा है, जो हीट आ रहा है उसका कुछ पोर्शन में रख रहा हूँ, मेरा टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, बाकी पोर्शन में ट्रांसफर कर रहा हूँ। लेकिन हम लोग जब हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं, वी डोंट वरी अबाउट द कंडक्ट, वी डोंट वरी अबाउट एक्सपेंशन और एनीथिंग एल्स, नहीं, हम लोग हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं स्टेडी स्टेट, वी ऑलवेज टॉक अबाउट स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। स्टेडी स्टेट का मतलब ही क्या है, थिंग्स रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, ओके, कांस्टेंट विद टाइम रहना चाहिए। कांस्टेंट विद टाइम मतलब क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट विद टाइम है, अब लिंक करो, लॉजिक को लिंक करो, स्टेडी स्टेट मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट विद टाइम, टेम्परेचर का कांस्टेंट हर जगह कांस्टेंट विद टाइम है, ठीक है। तुम एक घंटे से ये पूरा चीज देख रहे हो, टेम्परेचर T1 का T1 है, T2 का T2 है, डिफरेंस हमेशा है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब दोनों के जो कोलिजन तो हो रहा है, बट दे आर नॉट एबल टू एक्सचेंज। क्यों नहीं एक्सचेंज हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्सचेंज होता है, लेकिन जितना पार्ट एंटर कर रहा है उतना पार्ट ही वो फिर रिलीज कर दे रहा है। तो अपने पास कुछ फाइनली वो स्टोर कर रहा है क्या, नहीं, अगर स्टोर नहीं कर रहा है तो किसी के पास कुछ मिल नहीं रहा है, कोई इंक्रीज नहीं, कोई चेंज नहीं। सो स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर में ही हम लोग कंडक्शन पढ़ते हैं, जितनी बार पढ़ाया जाता है हम लोग, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर में जितना हीट इनकमिंग है उतना हीट आउटगोइंग है, कोई रखेगा नहीं अंदर में इंटरनल एनर्जी, कोई स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। और टेम्परेचर हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा। सो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोटिस देयर इज नो थर्मल इक्विलिब्रियम, वो तो पहले बोले, थर्मल इक्विलिब्रियम से होने से तो हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं, थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है, बट इट इज स्टेडी स्टेट। बुक्स में, बहुत सारे बुक्स में मैंने देखा, दे हाईलाइट दिस सिंपल थिंग, स्टेडी स्टेट একটা আলাদা জিনিস, থার্মাল ইকুইলিব্রিয়াম একটা আলাদা জিনিস। स्टेडी स्टेट का सिंपली मतलब होता है थिंग्स आर नॉट चेंजिंग विद टाइम, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है एवरीथिंग इज लाइक टेम्परेचर इज सेम एवरीवेयर, ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों चीज हो, तो द सिस्टम, द गिवन रॉड इज इन स्टेडी स्टेट बट नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। गो थ्रू इट। अब देखो, अब किसी को क्या पूछना है बताओ, लास्ट वाली की रिजर्वायर आएगा वहां पे, आ रहा, हम सोचे रहे थे कि कोई पूछेगा ये बात, लास्ट के साथ क्या होगा। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या बोले आप, स्टोर नहीं हो रहा है। हाँ लिख लो ये सब यहाँ पे, स्टोर्ड कोई इंटरनल स्टोर नहीं हो रहा, सबके सब ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। दिस इज नॉट लाइक ये वियर्ड नहीं है, इट्स सिंपल नॉर्मल केस, मतलब अगर तुमको लगता है काउंटर इंट्यूटिव है, टेक अ प्रॉपर जनरल एग्जांपल, जैसे कि सिंपल टंकी से तुम वो टंकी है वो नल खोल दी, पानी आया यार, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। अब लेकिन सपोज उसी टंकी को, जस्ट बेसिक एग्जांपल, उसी टंकी को नीचे में सपोज बाल्टी से फिलअप हो रहा है, वहां से पंप लगा के तुम फिलअप करना शुरू कर दी, तो फाउंटेन, हाँ फाउंटेन में जो प्रिंसिपल होता है, हाँ तो क्या हो रहा है, सर्कुलेट कर रहा है ना, ठीक है, कुछ चेंजेस तो नहीं होंगे उस तरह का चीज, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस कि हम कंटिन्यूस एक फ्लो बना के रखें, ठीक है। अब वो फ्लो कौन बनाता है, थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स में कैसे बताया जाता है, बोला जाता है कि जब भी एक हीट ट्रांसफर के प्रॉब्लम्स होते हैं, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रिजर्वॉयर्स, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में थर्मल रिजर्वॉयर्स कौन से होता है, ब्लास्ट फर्नेस, मतलब बोलते हैं कि ऐसा एक रीजन लो व्हिच इज एट अ रियली हाई टेम्परेचर एंड रियली ह्यूज, ठीक है। जैसे बोलते हैं लाइक हाई टेम्परेचर लेने की जरूरत नहीं, इट्स अ रियली ह्यूज रीजन, जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर इट्स अ थर्मल रिजर्वॉयर, ठीक है। माने ये इतना ही ह्यूज रीजन है हमारा एटमॉस्फेयर कि एवरीथिंग दैट इज केप्ट इन द एटमॉस्फेयर फाइनली कम डाउन टू इट्स टेम्परेचर,
ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट समझो थर्मल रिजर्वायर का क्या होता है. थर्मल रिजर्वायर इज अ प्रीटी ह्यूज रीजन एट सम टेम्परेचर, नॉट ह्यूज, टेम्परेचर नॉर्मल भी हो सकता है, उस रीजन इतना ह्यूज है कि वो तुमको हीट सप्लाई दे दे लेकिन उसका खुद का टेम्परेचर नहीं बदलेगा. जैसे एटमॉस्फेयर, मैं बाहर गया, मैं ठंडा हो गया, ठीक है, ओके, अब इसका मतलब ये थोड़ी कि सर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ड्रॉप कर गया, ठीक है, मुझे हीट दे दिया, क्या, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा. सिंपल एग्जांपल बुक में देते हैं ना कि कंसीडर सी, सी से एक बाल्टी पानी निकालोगे तो उसका लेवल थोड़ी चेंज करेगा. इट्स अ लाइक दैट थिंग, इट्स अ सी ऑफ हीट, ठीक है, वेरी बैड एनालॉजी बट कोई बात नहीं. थर्मल रिजर्वायर ये चीज को समझाता है कि मैंने उसका टेक्निकल डेफिनेशन नहीं होगा. थर्मल रिजर्वायर क्या है, इट्स अ रिजर्वायर इज अ थिंग कि इट कैन सप्लाई यू लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और कैन टेक अवे हीट फ्रॉम यू, बट उसका खुद का टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू चेंज. तो बोलते हैं सर टेक टू रिजर्वायर्स एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड इनके बीच में वो रॉड को रख दो, ठीक है. तो होगा क्या, बाय वर्च्यू ऑफ दिस कॉन्टैक्ट ये रिजर्वायर इस एंड को T1 पे मेंटेन करेगा जोर जबरदस्ती और उस एंड को मेंटेन करेगा एट T2 फोर्सफुली. बीच में हाँ उस प्रॉब्लम, हाँ हम लोग मेंटेन कर दे रहे हैं उसमें. तो हाँ, तो यहाँ पे अंडरस्टैंड थर्मल रिजर्वायर्स दे मेंटेन द टेम्परेचर डिफरेंस, और टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा मतलब हीट फ्लो कर रहा है, तो हीट फ्लो करने में किसी रेज होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ये हीट दिए जा रहा है, इसको बहुत कैपेबिलिटी है, ये हीट लिए जा रहा है, इसको बहुत कैपेबिलिटी है, ठीक है. तो इट्स द आइडियल सिनेरियो, ठीक है. लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं मिलता है. बाहर बोले एटमॉस्फेयर इज अ गुड एग्जांपल ऑफ रिजर्वायर, और ये हम लोग यूज करेंगे कौन से, इन थर्मोडायनेमिक्स एंड कार्नोट इंजन, सुने मैंने हीट इंजन, ये सब केमिस्ट्री में भी, मे बी फिजिक्स में आएगा, तो वहां पे हम लोग ये सब कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है. स्टीम इंजन के लिए मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टीम इंजन के लिए, ठीक है, रिजर्वायर एक यूज लगता है, ठीक है. स्टीम इंजन जो शोले अंदर में कोयला डाल रहे हैं, गाड़ी चल रहा है, ठीक है. स्टीम इंजन हम लोग देखे ना ऊपर में धुआं छोड़ता है, ठीक है. तो स्टीम इंजन का जो ओवरऑल प्रिंसिपल होता है उसके लिए बोलते हैं कि द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर इज अ रिजर्वायर, इट्स अ लो टेम्परेचर रिजर्वायर, उसमें वो आउटपुट दे रहा है. सेम तरह से हमारा रेफ्रिजरेटर, उसके लिए हमारा जो रूम है, बाहर का रूम, वो एक रिजर्वायर है, अंदर का जो कंटेनर है वो एक रिजर्वायर है, ठीक है. अंदर का खाना सब वो हीट ले लेता है, जो भी रेफ्रिजरेटर का सेटअप रहता है, ठीक है. खाना को और ठंडा करेगा ना, ठंडा है लेकिन और ठंडा करेगा, तो उसे हीट लेके वो कहाँ देते हैं, सराउंडिंग्स पे. तो क्या रूम गर्म हो जाता है, नहीं, लेकिन पीछे में देखना वो फिन होता है, वो गर्म होता है, देखे हो रेफ्रिजरेटर के पीछे फिन होता है, हाँ, तो हाँ जल जाता है, मतलब बेसिकली अच्छा फिन होता है, इट विल इजीली डिसिपेट हीट, वो हीट डिसिपेशन के लिए रहता है, ठीक है. खाना बनाओगे बेटा, नहीं नहीं, मैं जहाज वहां जलता है लेकिन वैसे नहीं कि एकदम ये हो जाएगा, मैंने अच्छे से हीट डिसिपेट करवाते हैं. हाँ हीट सिंक, एक्चुअली दैट्स द वर्ड दैट इज यूज्ड, हीट सिंक. सोर्स एंड सिंक ये वर्ड हम लोग यूज करेंगे कार्नोट में जाने के बाद. वो रिजर्वायर्स ही होते हैं, सोर्स एंड सिंक जो बोलते हैं रिजर्वायर्स की, वो लोग भाई ले सकते हैं बहुत कुछ और दे भी सकते हैं, उन लोगों बहुत कैपेसिटी, ठीक है. और यहीं पे इनफैक्ट मतलब कितना कुछ लिंक्ड है ना, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ. विल टॉक अबाउट अ टर्म इन लेटर इन कैलोरीमेट्री, कुछ लोग पढ़े होगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है. और गैसेस में एक्चुअली ऑलरेडी हाँ पढ़े होगे, हीट यहाँ से हीट कैपेसिटी. दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ रिजर्वायर्स, कि भाई कैपेसिटी नाम से समझ में आता है कि भाई बहुत हीट लेगा लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा. मतलब जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, खाते रहते लेकिन मोटाती ही नहीं, ठीक है. नहीं नहीं तुम नहीं, हाँ मतलब जनरल बोल रहा हूँ, होता है ना बहुत लोग पतले दुबले, जैसे मैं स्कूल टाइम में खाएंगे बहुत कुछ लेकिन मोटाएंगे नहीं, तो मतलब बोल सकते हो कि उन लोगों का कैपेसिटी ज्यादा है, इन द सेंस कि वो लोग खा रहे हैं लेकिन शो नहीं कर रहे, ठीक है. और जो खा के थोड़ा शो कर देता है उसका कैपेसिटी कम है यार, खा आधा शो कर देता है, खाते भी नहीं है फिर भी शो तब तो ये नेगेटिव कैपेसिटी है. मेरे जैसा, मेरे को खाते भी और फिर भी मोटा हो जाता है. अरे बाप रे. तो मतलब these are concepts और इंटर रिलेटेड टू रिजर्वायर पढ़ेंगे हम, सोर्स सिंक कैपेसिटी. तो फिलहाल रिजर्वायर का मतलब क्लियर हो. अब हम लोग जो मेन पार्ट है वो खत्म करवाते हैं यहाँ पे. हम लोग मेन चीज जो स्टडी करते हैं इट इज दिस कि एक रॉड के थ्रू स्टेडी स्टेट में विल बी कंटिन्यूअस फ्लो. मैंने पिछले स्लाइड में लिखा सेम टाइम में यहाँ पे सेम हीट ट्रांसफर हो रहा है, कहीं पे हीट बीच में एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, ठीक है. क्योंकि कोई तो इंटरनल एनर्जी में स्टोर नहीं कर रहा ना, एक्यूमुलेट होने का मतलब ही क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट करना. लेकिन पहले ही बोल दिए कि इंटरनल एनर्जी में कोई स्टोर नहीं हो रहा, मतलब पूरा फुल ट्रांसफर है, जितना आ रहा निकल जा रहा है अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन. दिस बिहेवियर इज अ बिट लाइक करंट. आप जो क्लास 10 में करंट से पढ़ते हो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड प्रॉपर्ली स्टेडी करंट्स, ठीक है. स्टेडी, स्टेडी का मतलब ये कांस्टेंट विद टाइम, मतलब भाई जितना घुस रहा है उतना निकल जा रहा है चाप,
कहीं पे जमा नहीं हो, क्या रेस, अरे ये सब गलती करते हैं। रेजिस्टेंस डज नॉट, रेजिस्टेंस अपोजेस करंट, इसका मतलब ये नहीं कि वो चार्ज को पाइल अप करवाने लगता है, वो करंट के फ्लो को इंपीड करता है, बट डज नॉट मीन कि वो चार्जेस को एक्यूमुलेट कराएगा। रेजिस्टेंस होने के बाद भी यही चीज देखते हैं, जितना आ रहा है उतना ही निकलना चाहिए। सपोज एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एक तार है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो कर रहा है। अगर ऐसा होता कि रेजिस्टेंस होने के कारण चार्जेस रुक जा रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, then that wire would become negatively charged or positively charged. लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, ये तो न्यूट्रल रहता है। करंट वायर सब तो न्यूट्रल होते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो शुरू नहीं होता, पास में लेके गया टान लिया, वो होता है ना, हेयर टान लेता है। तो करंट कैरिंग वायर्स में कुछ वैसा नहीं होता। करंट कैरिंग वायर्स आर न्यूट्रल, तो कहीं पे भी वो जमा नहीं हो रहा, सब में स्टेडी स्टेट है। स्टेडी स्टेट का मतलब ये जितना आ रहा है उतना सेम टाइम में निकल भी आ रहा है। अब बिटलाइक स्ट्रीमलाइंस, बिटलाइक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सब में एक ही चीज है। हाँ क्या, तो पूरा क्लास 12 बाकी है, बहुत कुछ पढ़ेंगे। अभी तो तुम लोग ओम्स लॉ ये सब बहुत हल्का में पढ़े, हम लोग क्लास 2 में डिटेल्स में देखेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग। तो डी की अमाउंट ऑफ ट्रांसफर हो रहा है इन टाइम dt, तो यहाँ पे वही यूज मैंने जो फॉर्मूला का पार्ट होता है, लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, वो ये रहता है कि सर लेट्स टॉक अबाउट पावर, पावर ट्रांसफर्ड, ठीक है, थ्रू द रॉड, ठीक है, इसको लिखते हैं लोग dq अपॉन dt, हीट पर यूनिट टाइम, पावर ट्रांसफर। लोग ये देते हैं सर दिस पावर ट्रांसफर्ड अक्रॉस अ रॉड इज प्रोपोर्शनल टू, अब एक चीज बोलो ना, जो अब मैं लिखूंगा इसका कोई थ्योरेटिकल ये नहीं है, इट्स मोर ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। पहला चीज है पावर ट्रांसफर विल बी प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। जब मैं टेम्परेचर डिफरेंस बोल रहा हूँ, टेम्परेचर डिफरेंस बोल रहा हूँ, डिफरेंस मींस दिस डिफरेंस अक्रॉस द रॉड, ठीक है, ओके। तो बेसिकली इट्स प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस T1 - T2। अच्छा, हीट फ्लो करते फ्रॉम हाई टू लो, तो इधर दिखा रहा हो तो T2 ज्यादा नहीं है, T2 एक्चुअली स्मॉलर है, T1 इज हायर, ध्यान रखिए। पावर इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू, बोला जाता है इट इज प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, जो भी एरिया है। एक्चुअली इसके साथ कोरिलेट करेंगे ना, हाँ ठीक है यार, एरिया का प्रोपोर्शनल है, एंड आर इंपॉर्टेंट थिंग इट लास्टली इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एकदम रेजिस्टेंस की तरह कोई लोग बोलेंगे हाँ सर उसी की तरह आ रहा है, यस डेफिनेटली हम लोग इसको कोरिलेट करते हैं। नाउ दिस इज वन थिंग, हाँ उल्टा इनवर्स, रेजिस्टेंस में हाँ हाँ हाँ, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं, मतलब वो फॉर्मेट आ रहा है कि एरिया के प्रोपोर्शनल इसका, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आएगा, तो वो ठीक उसकी तरह चला है। हाँ एग्जैक्टली, तो ये जो पार्ट है इसका मैं कोई थियोरेटिकल आइडिया नहीं दे सकता, इसका है भी नहीं, इसका मतलब डेरिवेशंस है फ्रॉम द बेसिक्स, ठीक है, एंड मेनली हम लोग के लिए अभी ना इट्स ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, आप लिख सकते हैं इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड, एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड, ओके। लेंथ बड़ा कर दिए, ठीक है, पावर कम जाएगा, ठीक है, फॉर द सेम टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा कर दिया पावर बढ़ जाएगा फॉर द सेम लेंथ। अच्छा इतना पता था, जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का बात करते हैं बाकी टर्म्स को कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो जब आप थियोरेटिकली बोल रहे हो कि सर पावर इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब कीपिंग डेल्टी एंड लेंथ इज कांस्टेंट, एरिया बढ़ाओगे ज्यादा पावर ट्रांसफर होगा, ठीक है, लेंथ बढ़ाओगे फॉर द सेम एरिया एंड डेल्टी तो पावर कम जाएगा। क्या बनाओगे, यही वायर है, वायर बोल रहा हूँ, यही वो ट्रांसफर वाली चीज है, उसको पतला किया लेकिन फिर उसको घुमा घुमा के पूरा लेंथ को उसी जगह पे वापस स्टोर कर दिया, तो उस जगह को वापस ला दिया, उसी जगह पे वापस से मतलब पाते तुम ये बोला कि एक रॉड को मतलब वायर को ऐसे ऐसे हाँ ऐसे T1 और T2, स्प्रिंग लगा दिए सेम सेम टोटल लेंथ का, ये तो हम तो क्या बोल रहा, तो उससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा, मतलब जैसे बोलिए एरिया कम गया तो एरिया जब बात कर रहे हैं एरिया आई मीन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मिट्टी एरिया, ये एरिया नहीं, नहीं, हम जब हीट ट्रांसफर की बात करें मतलब एक एरिया कौन सा जिसके थ्रू पास कर रहा है, तुम वायर को ही लेके स्प्रिंग बना दिया, थोड़ी वो एरिया मैटर करता है, उसके थ्रू थोड़ी हीट जा रहा है, मटेरियल का क्रॉस सेक्शन, वायर का क्रॉस सेक्शन, समझा, ठीक है, ये एरिया मतलब ये CS, हाँ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, वायर बोल रहे रॉड, ठीक है।
ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या होगा, एज आवर फ्रेंड सेड, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। तो लोग बोलते हैं कि सर देयरफॉर एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन P इक्वल्स टू K टाइम्स A del T अपॉन L। K इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, मैंने इस प्रॉपर्ली कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। कंडक्टिविटी, हाँ जो तूने यूज किया था ना, वो उस जगह पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इंपॉर्टेंट चीज है कि ये फिर से क्या है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, मटेरियल का प्रॉपर्टी के का वैल्यू, ठीक है। अब बिट लाइक रेजिस्टिविटी पढ़ते ना, मटेरियल प्रॉपर्टी है, कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टी, ओके। एंड हाँ यहाँ पे ये चीज लेना, ये पर ऐड कर दे रहा हूँ कि रिजर्वर का मतलब क्या होता है, दे कैन टेक एंड गिव, टेक और गिव लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विदाउट चेंजिंग इट्स ओन टेम्परेचर। बाप रे, कखनो मुना है, सॉरी। आप लोग टीटू के पास जगह है तो वहां पे लिख लो, आपको बस रिजर्वर का मीनिंग समझाना है, कहीं भी एक जगह लिख लो, ठीक है। The idea is reservoir basically tells you कि reservoir is a region which can give or take large amount of heat without changing its own temperature. That is what we mean by reservoir. तो P का आ गया power equals to 1 के del T upon N. Now there are a bunch of problems based on this. Differential form में आता है, differential form थोड़ा interesting होता है। रेजिस्टेंस के साथ नहीं, आपने मतलब ये लगा कुछ आएगा क्या, क्या मिलेगा क्या तुझे, पावर थोड़ी पूछा वहां पे ये स्टेडी स्टेट था, बोला ही था ये ट्रांसफर, वहां पे वही चीज हो रहा है, ये ट्रांसफर आ रहा निकल जा रहा है, फिर वहां पे पावर निकल के मैं क्या ही करूंगा, ये फॉर्मूला क्यों यूज करूं। एक पार्ट का और दूसरा पार्ट, उससे क्या मिला, क्या मिला, क्या था, निकालने का ट्राई कर रहा था। सर क्यों, ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जो भी है ये एक अप्रोच है, क्लियर है। अब लोग ये बोलते हैं कि सर यू वोंट ऑलवेज हैव प्रॉब्लम्स जहां पे ए एंड एल इज कांस्टेंट, ठीक है। यू विल हैव प्रॉब्लम्स जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ विल वैरी, या जहां पे के खुद वेरिएबल हो। तो इन दोस केसेस वी यूज अ डिफरेंशियल नोटेशन। शशांक मुंडिया फोड़ देम ठीक लगी ना लगी नो, हाँ शशांक को समझ में आएगा, मुंडी तो उसको एक बार खोलना पड़ेगा और उसके साथ अर्चित भी फुटाएगा। भोजपुरी इसके लिए नहीं, मैं उस लेवल का भी नहीं बोला, उस लेवल का भी नहीं बोला। कैसा हालत हो गया तुम लोग का, अर्चित, मैं वही बोल रहा हूँ, हम लोग पहले उस पर टेस्ट करते हैं। हाँ मैं सिर्फ क्यों,
शशांक तुम भी अगर थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहते तो यू आर फ्री। क्या सब थोड़ी जान पहचान का है अर्जित का, बोल अर्जित जो लोग जान पहचान के वो करे। अनजाने को मारने में ज्यादा मजा आता है। देखो ऑफन ऑफन हम लोग को डिफरेंशियल फॉर्म में करना पड़ेगा, मतलब वही रॉड दिया रहेगा बट यू हैव टू कंसीडर एन एलिमेंट और उस वो स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट या एलिमेंट इन स्टेडी स्टेट, एलिमेंट इन स्टेडी स्टेट। तो क्या होगा, तो फॉलो करो जाना। इधर तुम्हारा एक्स है, लेट्स से ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एक्स है कोऑर्डिनेट, हल्का सा सामने है तो एक्स प्लस डी एक्स, बीच का गैप डी एक्स, मतलब हीट फ्लो क्या डी क्यू इन टाइम डी टी, इधर से साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे डी टाइम पे डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट निकल गया। इसका टेम्परेचर कुछ एक टी है, उस छोटे से रीजन में टी विल बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। इसके लिए क्या लिखोगे, पावर इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल्स टू एरिया क्रॉस सेक्शन, ये वो तो है ना हर जगह, एक छोटे से पोर्शन पे एरिया कैन बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये যদি একটা এমনি सैन क्या बोलता है, जैसे सैनाई होता है ना भोपू, ठीक है, हाँ ट्रम्पेट ट्रम्पेट, उसकी तरह अगर क्रॉस सेक्शन भी रहा, मतलब चेंजिंग क्रॉस सेक्शन, तब भी तुम अगर पतला सा एलिमेंट लेते हो उसका एरिया ऑलमोस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो बार बार मेन चीज यही है कि ओवर अ स्मॉल एलिमेंट एवरीथिंग कैन बी एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, तो एरिया भी इसमें कांस्टेंट है ऑलमोस्ट, तो ए लिख सकते हैं पिछले बार का फॉर्मूला बस, ए के डेल टी अपॉन एल। तो क्या सिमिलरिटीज है क्या चेंजेस है देखना, ए के डेल टी अपॉन एल, तो ध्यान दो ए है के इनहेरेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, एल की जगह पे लेंथ में ये लेंथ आएगा, ये कितना है dx, तो dx एंड डेल टी मतलब इन दोनों का क्या क्रॉस, तो हम लोग उसको बोलते हैं सर दैट कैन बी रिटन एज dt। अब इसको लोग ऐसे समझाते हैं, सुनिए लोग इसको ऐसे समझाते हैं, लोग बोलते हैं कि सर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन कुछ तो है, ठीक है। तो लोग इसे समझाते हैं कि सर इस एंड का आप टेम्परेचर टी पकड़े हो, ठीक है, इस एंड तक आते आते चेंज करेगा बस बहुत स्मॉल चेंज, तो यहाँ पे टी एक्स पे अगर टी है एक्स प्लस डी एक्स पे टी प्लस डी टी, देयर हैज टू बी अ टेम्परेचर डिफरेंस फॉर हीट फ्लो, विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस हीट फ्लो नहीं हो सकता ना डी टी, तो टी प्लस डी टी ऐसे लोग लिखते हैं। फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस एंड थ्योरेटिकल पर्पसेस मान लो कि इसके ऊपर ऑलमोस्ट टी है यहाँ पर, लेकिन राइट हैंड साइड पे आते ही उसका टेम्परेचर क्या हो गया टी प्लस डी टी, dt is very negligible, न्यूमेरिकल वैल्यू कैसा होगा सोचो, t अगर t केल्विन्स में ह्यूज वैल्यू टू नॉर्मल टेम्परेचर 273 डिग्री से, dt will be very small 0.00 बहुत कुछ, ठीक है, तो dt is very small compared to t। तो हम लोग ये बोलते हैं कि सर इसके क्रॉस डिफरेंस कितना है, गैप कितना है dt, ठीक है, लेकिन करंट अगर इधर फ्लो कर रहा है, करंट बोल रहा हूँ, हीट इधर फ्लो कर रहा है लेफ्ट टू राइट, दैट मींस t मस्ट बी ग्रेटर देन t प्लस dt, हाई टू लो फ्लो करता है ना, अगर हाई टू लो ऐसा है दैट मीन्स बट dt is inherently negative, मीनिंग समझो, ये टेम्परेचर अगर 10 है, सामने यहाँ पे टेम्परेचर कमेगा तो इतना कितना हो सकता है सर 9.9998, तो dt कितना होगा माइनस 0.0000 0.012 कुछ होगा, लेकिन जो भी हो बहुत छोटा होगा, नेगेटिव होगा, समझ रहे हो बात, ठीक है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि सर आप मैथमेटिकली न्यू वेरिएबल टर्म्स में लिखने के समय आप लिख रहे हो टी प्लस डी टी, मैंने एक्स पे टी है, टी एक्स प्लस डी एक्स पे टी प्लस डी टी, जैसे कि मैथ्स में करते हैं ना, अरे उस दिन तो बताइए था वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स पे वाई प्लस डी वाई लिखते हैं, लेकिन दैट चेंज इट इज सेल्फ नेगेटिव, क्योंकि भाई वो डिक्रीज कर रहा है ना सामने की तरफ टेम्परेचर डिक्रीज हाई टू लो, सो डी टी इज इनहेरेंटली नेगेटिव, इसीलिए। अब बात है पावर तो पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव है लेकिन dt इनहेरेंटली नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए लोग क्या बोलते हैं सर एक माइनस साइन यहाँ पे ऑलरेडी चिपका, सो मैथमेटिकली टू बी मैथमेटिकली एप्रोप्रिएट विद साइन एंड एवरीथिंग, लोग बोलते हैं सर दैट जनरल एक्सप्रेशन लुक्स लाइक दिस, डिफिकल्ट नहीं है। मेन इक्वेशन में ये चीज समझ आई, रुक जाओ, मेन इक्वेशन में ये जो डेल्टी है, ये डेल्टी क्या फाइनल माइनस इनिशियल नहीं, दिस डेल्टी इज हाई माइनस लो, मैं तुम बोल सकते सर लेफ्ट वाला माइनस राइट वाला, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी डेल्टी dt डेल्टी ना लिखी, तुम सोच सके ना सर लेफ्ट वाला टेम्परेचर माइनस राइट वाला क्या आता, लेफ्ट वाला t है,
राइट वाला, ये जब ब्रैकेट ओपन करोगे कौन बचेगा, माइनस dt, तो ठीक चला है, समझे ना बात। पावर खुद पॉजिटिव है, dt जनरली अपॉन dt जनरली नेगेटिव होगा, माइनस आ गया तो पॉजिटिव है। सर वो प्रीवियस स्लाइड दिखाई ये रहा। सर ये तो हमने L लिखा था, तो ये पूरा लेंथ नहीं होगा, मतलब x प्लस dx नहीं होगा, नहीं मतलब देख देख, जे लेंथ लिखची और अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस से देखची, तो अब ये आइडिया लगाओ, मैं टेम्परेचर डिफरेंस किस कौन दो फेसेस के बीच में लिख रहा हूँ, अच्छा चलिए, तो बीच का गैप, दैट इज dx, तो x प्लस डी मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड से पूरा, ठीक है। तो ये पावर का डिफरेंशियल फॉर्मेट है, कभी कभी यूज होगा, एंड ये मैक्सिमम टाइम यूज होगा। थ्योरी ऐसा खत्म, और कुछ नहीं है कंडक्शन, नहीं ऐसा बाय बाय, प्रॉब्लम्स ले लेते हैं जब टाइम, कंडक्शन थोड़ी खत्म, कंडक्शन और कुछ है ही नहीं, जब रेडिएशन लेने जा रहा था लेकिन सोचा कि प्रॉब्लम सबसे ले लेते हैं, घर में प्रैक्टिस वैक्टिस कर पाओ क्या, देख लेते हैं कभी, क्या क्या बोला, ग्रुप खोल के कभी देख लेते हैं, आप क्या भेजते हो देखते रहते सो टेक अप द स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स एक एक करके, फटाफट दिखा देता हूँ दो तीन। सर फिजिक्स का पेपर में कितना एक्स्ट्रा ड्राइंग लगेगा? ड्राइंग हाँ सर को लेके एक जाएंगे, डायग्राम, सर बोलेंगे कि आर्टिस्ट ड्राइंग के लिए, और सर ही से सारा आंसर लिखवा लेंगे। अच्छा सपोज वी हैव टू रॉड्स, एक मेटल 1 मेटल 2, ठीक है, रुक जा, अलग अलग है मेटल 1 मेटल 2, ठीक है, ये बोलते हैं हाँ, तो ऑब्वियसली मैं जैसे डायग्राम में दिख रहा है दोनों का एरिया सेम लिया, ठीक है, एक का लेंथ है L, एक का L/2, एक का K है 3K, एक का K है बस K, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, साइड से देख रहे हैं, दिस एंड इज मेंटेन्ड एट टेम्परेचर ऑफ कितना 150 डिग्री सी, एंड दिस इज मेंटेन्ड एट लेट्स से 30 डिग्री सी। क्वेश्चन में पूछा है सर जो बीच में जंक्शन है ना, यू हैव टू डिफरेंट मटेरियल्स राइट, जो बीच में जंक्शन है उसका टेम्परेचर निकाल, ओ ये वाला उसमें यूज होगा, मतलब मैं जो यूज कर रहा हूँ इसमें यूज होगा, हाँ एग्जैक्टली यही समझ गया वो तो बुक में मैं तो बोला होता, मैं बोलता हूँ तुम सुनते हो, मैं 12 दिन बोला बुक से ये मतलब कंडक्शन का टॉप, वो उस दिन जो प्रॉब्लम जैसे देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम कंडक्शन, वो सिंपल एक्सपेंशन था, ये नहीं सुनेगा, बुक खोल के देखेगा, अरे हाँ डायग्राम सेम लग रहा है, इसके भी चार था उसके भी चार, तो हर इंसान से बात है, हम आपके भावनाओं को नहीं समझ पाते, आप हमारे। for the given setup calculate the equivalent thermal conductivity and equivalent thermal resistance and equivalent thermal resistance, okay, ये डायग्राम से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, टी निकालना, सेकंड क्वेश्चन है फॉर द गिवन सेटअप find the equivalent thermal conductivity, find the equivalent thermal conductivity and equivalent thermal resistance, ठीक है, ये तो तीन प्रॉब्लम के बराबर है, हम एक ही में डालें क्या है? तो ऐसे कंडक्शन के प्रॉब्लम्स कॉमनली होते हैं, तो जब भी इस तरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं आपको मान के चलना पड़ेगा कि ये सर स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट कंडक्शन हो रहा है, स्टेडी स्टेट कंडक्शन में मेन आइडिया क्या है कि सर किसी भी क्रॉस सेक्शन में जितना हीट एंटर करे उतना हीट निकल जा रहा है, मतलब द पावर इज सेम एवरीवेयर, इज सेम एट ऑल क्रॉस सेक्शंस, हर एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू जो पावर है dq upon dt वो सेम है, क्योंकि हीट तो कहीं पे पाइल अप नहीं कर रहा ना, हीट इज नॉट गेटिंग एक्यूमुलेटेड एनीवेयर, जितना निकल रहा है उतना, जितना आ रहा है उतना निकल जा रहा है, तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर देयर विल बी हीट फ्लो, ठीक है, सुधा ठीक है, चेक करते, ठीक है, तो इधर से इधर हीट फ्लो हो रहा है, अब तुम बोलोगे मेटल 1 के लिए पावर का एक्सप्रेशन लिखो,
अभी पढ़े हम लोग क्या? अच्छा यहाँ पे ओवर दिस एल लेंथ A3 के सब कांस्टेंट, तो आप लोग चुपचाप यहाँ पे वो फॉर्मेट लिख लो, पर डिफरेंशियल वाला नहीं, ये पहले वाला एक के डेल्टा अपॉन है, ठीक है? तो लिखोगे A के नाम पे 3 है डेल्टी, अच्छा डेल्टा अपॉन एल एल, डेल्टी क्या था? हाई माइनस लो। इस रॉड के लिए ध्यान दो, हाई टेम्परेचर 150, बीच में यहाँ पे टेम्परेचर है T, ये तो T निकालना है ना, तो हाई माइनस लो जब करोगे तो 150 माइनस T, but this power is same power which is coursing through metal 2, दोनों में पावर सेम क्यों होगा? तभी ना जाके स्टेडी स्टेट हो सकता है, हीट अकोमोडेट नहीं किया, तो ये जितना पावर दिया मेटल 2 ने उतना पावर फिर लेके ट्रांसमिट कर दिया टू द अदर रिजर्वर। अब इसके लिए लगा तो पावर विल बी ए के, तो ए के बाई एल, तो एल बाई 2 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस हाई माइनस लो। सर इसमें हीट इधर फ्लो कर रहा, तो हाई कौन सा होगा? टी वाला, लो हाँ टी माइनस 30। नाउ इक्वेट बोथ ऑफ देम, दोनों को इक्वेट करो, you'll get a nice आंसर, यहां से निकल जाएगा। सॉल्विंग कितना आ रहा है? क्या सर आ रहा है ना? ठीक है। अच्छा ये तो क्या पहला पार्ट, तो एक कॉमन प्रॉब्लम्स होता है इस तरह का कुछ प्रॉब्लम्स। अच्छा एक बार टेम्परेचर निकालिए, अब इसके बाद से तुमको इस प्रॉब्लम में पावर भी पूछ सकते हैं कि सर पावर एग्जैक्टली कितना, व्हाट इज द रेट ऑफ हीट फ्लो, ठीक है? तो पावर या रेट ऑफ हीट फ्लो, वो बस इसमें आप तुम टी का वैल्यू पुट कर दो, आपको पावर मिल जाएगा, ठीक है? ओके, तो ये हो गया आपका, ठीक है, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट जो है जहां पूछा था इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल रेजिस्टेंस, देखो नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा क्या कॉन्सेप्ट होता है। सर वही बोल रहा हूँ, थ्योरी में ना डाल के प्रॉब्लम के थ्रू लूंगा, ठीक है? पहला चीज इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होता है? आप लोग बचपन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही पढ़े हो, ठीक है? कुछ लोग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी सुने होगा लेंस में, ठीक है, कोई बात। इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग हो सकता है, किसी भी चीज का इक्विवेलेंट हो सकता है। इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होता है? ठीक, इक्विवेलेंट का मीनिंग हमेशा होता है, ये बस सुनना, ये मैं लिखवा दूंगा लेकिन अभी समझो, हम जब भी इक्विवेलेंट ऑफ एनी पैरामीटर बोलते हैं, मतलब कोई भी पैरामीटर है जैसे कि रेजिस्टेंस, उसका इक्विवेलेंट, इसका मतलब क्या होता है कि अ गिवन सिस्टम, कंपेयर करना या ऐसे, द गिवन सिस्टम इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल सिस्टम सच दैट एक्सटर्नल टू इट नथिंग चेंजेस, ठीक है? फिर से सुनिएगा, ये कुछ कॉपी नहीं करना। आइडिया ये है कि कोई भी एक सिस्टम व्हिच इज कंप्राइज्ड ऑफ मेनी एलिमेंट्स, आप उसको रिप्लेस करोगे बाय अ सिंगल एलिमेंट, लेकिन बाहर से आपको डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा। जब बाहर से रहोगे, बाहर से इफ यू आर मेकिंग सम एक्सपेरिमेंट्स, यू कैन नॉट से कि सिस्टम अंदर में एक्चुअली मल्टीपल एलिमेंट्स है या सिंगल एलिमेंट्स है, बाहर से नथिंग चेंजेस, ठीक? इस रेजिस्टेंस के केस में पहले समझा देते हैं, बचपन में जो पढ़े हो, क्योंकि उसके केस में आप इजीली कोरिलेट कर पाओ, ठीक है? हम जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते थे, इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड इट? फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं, मीनिंग, ठीक है? लॉजिक क्या रहता है? हम बोलते हैं सर लेट्स से यू हैव अ ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस, आप लोग पढ़े हो सीरीज पैर, प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ सीरीज पैरेलल तो नहीं होता, प्रैक्टिकल लाइफ में यू कैन हैव लाइक सच कॉम्बिनेशन जिसका कोई सीरीज पैरेलल होगा ही नहीं, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है? सपोज मैंने जैसे कि बोलते हैं कॉलेज लेवल पे, जब हम लोग सिटी वाइड सर्किट डिजाइन करते हैं, एक पूरे सिटी का सर्किट डिजाइन किया है, तब आपको सब लोग मिला के सीरीज पैरेलल थोड़ी आएगा सब, ठीक है? तब एक भाई भूल भाल कुछ भी सर्किट आए, ठीक है, लेट्स से कोई भी एक सर्किट कॉम्बिनेशन, ठीक है, एक टर्मिनल दो टर्मिनल, एक टर्मिनल से करंट आएगा, दूसरे में करंट निकलेगा, ठीक है, ठीक, कुछ भी भूल भाल कर दो एकदम, ठीक है, जहां तहां रेजिस्टेंस डालना डाल देना, ठीक है, कुछ भी करना कर, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है। हम जब बोलते हैं इसका इक्विवेलेंट, व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट बिटवीन द सेम टू टर्मिनल्स आप एक सिंगल रेजिस्टेंस को रखो, ठीक है? अब क्या होगा, इस सिस्टम के एक्सटर्नली क्या है, व्हाट आर द वैल्यूज, व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट यू कैन मेजर एक्सटर्नल टू दिस? क्या मेजर कर सकते हो? करंट में, करंट के चैप्टर में आपको पता है सर, वोल्टमीटर लगा के वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, एमीटर लगा के आप करंट मेजर कर सकते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब होता है व्हेन द सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय सिंगल एलिमेंट external to it as in the potential difference and the current won't change, बाहर सबको पता नहीं चलेगा, that is what I mean by equivalent। इतना डिटेल्स में इक्विवेलेंट का मीनिंग क्यों समझना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्कूल लेवल पे तो नहीं, लेकिन जैसे कि
नॉर्मल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में होता है, दे विल आस्क इक्विवेलेंट ऑफ सम न्यू थिंग, वो आप लोग सिलेबस में हो सकते पढ़े नहीं हो, ठीक है। तो ऐसा हम बड़ा बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब लॉजिक लगा के निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए लॉजिक है कि रिप्लेस द सिस्टम बाय सिंगल थिंग। जैसे मैं और एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि यू गेट कंफर्टेबल, ठीक है। पहले हाँ ऐसा नहीं, ठीक है। देखो सपोज कोई पूछा व्हाट इज द इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। मतलब किसी ने बोला सर मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, उसके नीचे एक डिफरेंट ग्लास स्लैब, वो पढ़ते हो ना, क्राउन ग्लास, तरह तरह का ग्लास होता है, ठीक है। दो डिफरेंट ग्लास स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका μ2, ठीक है। इसमें नीचे में μ3, ठीक है। बोलते कि सर इस सिस्टम का इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अब क्लास 10 में आपने रिफ्रैक्शन सबने पढ़ा है, आप लोग रिफ्रैक्शन जितना पढ़े हो दैट आइडिया इज एनफ फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, लेकिन आप लोगों ने इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग से पढ़ा तो नहीं होगा कि सर इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो कुछ सुनी नहीं आना, ठीक है। लेकिन इस सिस्टम का सबका डायमेंशन दे देंगे, बोल देंगे सर इसका थिकनेस है T1 T2 T3 म्यू दिया हुआ है, इस सिस्टम का इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल, ठीक है। तो लॉजिक क्या करना पड़ता है, लॉजिक ये देते हैं कि सर रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट ही ना पास करता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि सर लाइट नॉर्मली के लिए, एंगल के लिए रिफ्रैक्शन टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। स्नेल्स लॉ में तो ये केस भी आया था ना, I0 R0, याद है ना तुम लोग को, ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि सर ठीक है नॉर्मली एक रे पास करो, ये नॉर्मल निकल जाएगा। अब इक्विवेलेंट किस सेंस में लोग बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि सर अगर मैं इस तीनों स्लैब को एक सिंगल स्लैब से रिप्लेस करूं ऑफ अ सिंगल मटेरियल में एक सिंगल म्यू होगा, सच दैट जब ये लाइट रे यहां पे इंसिडेंट करेंगे वो लाइट रे सेम तरह से यहां पे निकल जाएगा, ठीक है। डिटेल से बोले तो लोग बोलते हैं कि सर एकांतिक योग दी जॉर्ज ने लाइट रे जो टाइम लिया, क्योंकि याद है म्यू का एक डेफिनेशन था C/V, एंड V स्पीड चेंज होता है मीडियम के अंदर घुसने पे, एंड स्पीड कैन बी रिलेटेड टू द टाइम टेकन टू ट्रैवल। तो लोग बोलते हैं सर यहां से यहां आने में अगर उसको 5 सेकंड लगा, इस इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे ही होना चाहिए कि ये सेम टोटल लेंथ कवर करने में उसको क्या लगेगा, सेम 5 सेकंड। यूजिंग दैट एज अ फंडामेंटल लाइक क्राइटेरिया आप एक्चुअली इसका म्यू इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने एक्सटर्नल टू इट कुछ तुमको पता चलेगा, सेम लाइट रे सेम टाइम में वहां पे निकल रहा है, सेम टाइम लग रहा है उसको ट्रेवल करने में, तो कहां फर्क पड़ता है, ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा। दूसरा तरीका होता है कि नहीं आप लाइट रे मतलब यू एक्चुअली टेक एन ऑब्जेक्ट एंड फिर देखो कि इधर इमेज कहां पे हो रहा है, ठीक है, कुछ एक इमेज निकाले, इस सिस्टम का सेम ऑब्जेक्ट लोगे तो सेम इमेज मिलना चाहिए, ठीक है। तो लोग ऐसा ऐसा लॉजिक लगा के म्यू इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इतना कुछ निकालते हैं फिजिक्स में। आउटपुट एंड इनपुट रादर ऐसा सोचो, सेम इनपुट तो सेम आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। तो हाँ मतलब फिजिक्स में इक्विवेलेंट आप ये मत मान के चलना कि जॉइंट में या सिंपल एग्जाम्स में नीट इंक्लूडेड कि आपको इक्विवेलेंट हमेशा स्टैंडर्ड चीज को पूछेंगे। मैंने आज के तक इक्विवेलेंट ये कंडक्टिविटी तो देखा ही है, तो बुक में मिलेगा आपको। इक्विवेलेंट यंग्स मॉड्यूलस भी पूछ सकते हैं, जो भी पैरामीटर्स पढ़ते हैं ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, सबका इक्विवेलेंट लिया जा सकता है। बस आइडिया रहता है कि उसको तुम एक सिंगल सिस्टम से रिप्लेस करके एक्सटर्नली कुछ आइडिया लगाओ, ठीक है। तो वहां से कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड इन फिजिक्स, आपको आइडिया क्लियर हो जाता है कि क्या चीज को क्राइटेरिया बनाना है। जैसे वहां पे क्राइटेरिया क्या रहता है रेजिस्टेंस में कि सर सेम वोल्टेज के लिए सेम करंट मिलेगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस विल गिव राइज टू सेम करंट, तो वो जो सिंगल रेजिस्टेंस होना चाहिए दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। यहाँ पे क्या था, सेम लाइट रे के लिए सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रे अगर इंसिडेंट करते हो इट विल टेक द सेम टाइम, ठीक है। तो वो जो म्यू होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ऐसा इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में हट जाएगा। कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक जो हम लोग को मेनली समझना है आज को, वो था क्या इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। इसमें लॉजिक क्या लेते हैं, लोग बोलते हैं वही तो फॉर्मूला पर भी, लेकिन एज यूजुअल हम क्या बोलते हैं ना, पहले जान लो क्योंकि प्रॉब्लम को बहुत वेरिएशंस हो सकते हैं, फॉर्मूला से एप्लीकेबल ना हो। तो लोग बोलते हैं सर ये सिस्टम था, इक्विवेलेंट का मतलब तब क्या होगा। अब तुम खुद समझो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा। आई रिप्लेस इट बाय अ सिंगल रॉड, सिंगल मटेरियल, एक नया मटेरियल में खोज के निकाला। एक्सटर्नल, इस सिस्टम के एक्सटर्नल कौन है, रिजर्वॉयर्स, मतलब सेम रिजर्वॉयर के बीच में रखना है और पावर सेम रहना, राइट। उसके एक्सटर्नल क्या क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस एंड द पावर। तो यहां पे जो पावर फ्लो कर रहा था पहले, जो हम लोग लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट कर रहे थे, सेम पावर यहां पे भी होना चाहिए फॉर द सेम टेम्परेचर गैप। पावर तो फ्लो करके उधर जा रहा है, एक सेकंड में दिखा रहा हूं तो एक सेकंड थोड़ी निकालेंगे। पावर तो थ्रू आउट है, इट्स अ फ्लो। क्या, हाँ भावनाओं को समझो यार, वो तो निकल के चला यार, कोई नहीं, ठीक है पूछ लिया, अच्छा की ठीक है। तो हाँ बारह बोलेगा सिली से सिल डाउट पूछ लेना बस। तो यहाँ पे क्या था AL3K AL/2K, तो AL
3k a l by 2 k। यहाँ पे क्या होगा? अच्छा लेंथ क्या होना चाहिए टोटल? l प्लस एल बाई टू, 3l by 2 तक। I'm assuming एरिया सेम ज्योमेट्री रख रहा है, मतलब मुझे बाहर से पता नहीं चला कि मटेरियल के अंदर दो मटेरियल है या एक, तो ज्योमेट्री में सेम रख रहा हूँ, बस मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, न्यू अलॉय लेट से न्यू मटेरियल जिसका k इक्विवेलेंट है। अब हमको दोनों को कंपेयर करना, तो इसका पावर तो पहले ही निकल चुका है, इसका पावर मैंने इसलिए बोला क्या, अरे हम लोग तो t निकाल चुके हैं ना, किसी एक फॉर्मूला में आप पुट कर लो तो p निकल जाएगा। ठीक, मतलब पिछला प्रॉब्लम इससे लिंक्ड है बेसिकली। तो पहले ओरिजिनल सेटअप में पावर, तो मैं पहले वाले के लिखता हूँ, उसका AK बाई एल, 3AK बाई एल। इधर क्या टेम्परेचर था यार, कितना ये था, 150 और 30, इधर भी 30 150। हाँ मैं बोला टेम्परेचर डिफरेंस सेम मेंटेन करना है ना, एक्सटर्नल टू इट। ठीक है, तो यहाँ पे था 150 माइनस 102 आया था ना, और यही पावर यहाँ पे। सेकंड वाले इक्विवेलेंट केस में बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल रॉड है, सिंगल रॉड के लिए तो आप डायरेक्टली पावर का फॉर्मूला लगा दो, AK बाई एल मतलब AK इक्विवेलेंट बाई एल 3l by 2, टेम्परेचर डिफरेंस 150 माइनस 30, डायरेक्ट, इसमें कुछ दोनों के इक्वेट कर। क्लियर है ना, बात समझ में आई? यहाँ पे आप डायरेक्ट, ऊपर वाले केस में आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा रहे क्योंकि दो डिफरेंट रॉड है, तोड़ तोड़ के लगाना पड़ा। यहाँ पे एक सिंगल रॉड है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। नाउ कैलकुलेशंस, 8 दूनी 10, 4 48, 3 into 48 is 144 3 into 48। Thank you. Okay, mention not। अरे ये क्या होगा, ये 2 ये अच्छा तो वो है 120 राइट, 340 80, वे चेक कर लेना। नहीं कैलकुलेशंस में थोड़ा सा खुद पे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाएगा। 340 240 80 यस। क्या 150 माइनस 30 दैट इज 120 राइट, तो 340 42 80 यस। तो ये k इक्विवेलेंट कितना आ गया, दोनों का इक्वेट कर देना। हाँ, तो लास्ट में स्टेप जम करूँ, k इक्विवेलेंट कितना होगा, 144 k बाई 80, सिंप्लीफाई करो। ठीक है, 8 से कटेगा ना, 18 से, हाँ मतलब 8 18 k बाई 10, तो हाँ 1.8 के कर लेते हैं। के इतनी बार लिख रहे, केल्विन्स कहीं नहीं, मत सोच लेना। हाँ ठीक है, तो के इक्विवेलेंट इज क्लियर। ये सबसे रूडिमेंटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक वेरी स्कोरिंग। ठीक है, जॉइंट तक में देते हैं इसको, दो नहीं देंगे, 2 3 मिला देंगे। ठीक, ऊपर में दो नीचे में और एक 3, नेट पावर निकालो, ऐड कर दो, मतलब ऊपर का ब्रांच का निकालो, वेरिएशन आएंगे लेंगे हम। हाँ वो सब मजा आता करने में, सबसे बन जाता है और मजा भी आता है। मैं देखा लोग कुछ नहीं करके ये सब प्रॉब्लम है सर, ये मजा आ रहा है करने में, फिर ये करते सर, तो रिवीजन होता था ना तो ऐसे करते सर, वही प्रॉब्लम लोग पढ़ा ना सर, वही प्रॉब्लम सर जो सबसे इजी होता था, मजा आता। रोटेशन में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बोल रहे थे। हाँ वो करने में सबको मजा आएगा, ऐड करके ये निकालना, पैरेलल करके ये निकाल लेना, फिर आप बोला कि बॉल रोल करके जा रहा है इंक्लाइन पे ना सर, ये सब। हाँ ठीक है, ये हुआ इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। अब रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट देखे खत्म। तो रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लोग कैसे यूज करते हैं, हो जाएगा रेजिस्टिविटी, नॉट रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस। ठीक है, यही हुआ सबका। लास्ट पार्ट, ये थ्योरी भी है, प्रॉब्लम भी है सब। तो देखो, पावर का जनरल एक्सप्रेशन क्या है, सुन लीजिए जरा। अरे वो जनरल एक्सप्रेशन मतलब इस केस में AK बाई एल डेल्टा,
अब लोग ऐसे बोलते हैं कोरिलेट विथ ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ के साथ कोरिलेट करो बस, ठीक है। दिस इज कॉमन लाइक एनालॉजी जो बुक्स में बहुत जगह दिया रहता है, आपको बहुत से बुक्स में मिलेगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक सिंप्लीफाइंग आवर प्रॉब्लम्स ये बहुत काम में आता है। कैसे देखो, लोग बोलते हैं कि सर ओहम्स लॉ में क्या लिखते हैं, डेल वी इक्वल्स टू आई, ठीक है। आई इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ पे आई का रोल कौन प्ले कर रहा है, पावर, बिकॉज इट्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो लोग पावर ना बोल के पावर को ही और एक नाम देते हैं एच आई, लेट्स कॉल इट हीट करंट, ठीक है। ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, पावर पावर होता है यार, उसका 4-5 नाम देके फायदा नहीं, ठीक है। लेकिन मतलब कंपेयर करने के लिए समझ रहे हो, इट्स हीट करंट। करंट के लिए कॉज क्या है, डेल वी, पता है ना, ही इज अ कॉज, डेल वी इज अ कॉज, आई इज अ इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्यों माने करंट फ्लो क्यों, हीट फ्लो कब होता है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। डेल टी इज प्लेइंग द रोल ऑफ डेल वी। तो डेल वी बाई आर, आई इज इक्वल टू डेल वी बाई आर, हाँ लगी। तो डेल वी बाई आर क्या हो जाएगा, एल बाई ए के को नीचे कर लो, समझ में आ रहा है कैसे। तो भाई कंपैरिजन, ये करंट है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का रोल प्ले कर रहा है, तो ये पूरा चीज क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस। वी विल कॉल इट आरटीएच या आरटीआरएच, थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस। तो इट हैज ऑलमोस्ट द सेम फॉर्मेट, ठीक है। आरटीएच इज एल बाई ए के, अच्छा 1 बाई कंडक्टिविटी इज रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो मैं इसको अब रोक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 1 बाई के क्या हमरा रेजिस्टिविटी बोलते हो, तो रो एल बाई एट ही दोस्त, तो मतलब एकदम मस्त एक कॉरोलरी, ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि सर व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब ये जो कॉरोलरी आप पढ़ पा रहे हो कि सर हाँ उसमें और इसमें कॉरोलरी है, ये काम में कहाँ पे आता है, देखो एप्लीकेशन देखो इस चीज का। सर लास्ट प्रॉब्लम 2 रॉड था, छोटा सा दिखा रहा हूं, पहले समझ लो फिर कॉपी करो, यही लास्ट क्वेश्चन। 2 रॉड था, लोग बोलेंगे सर थिंक ऑफ दिस सिस्टम as a series combination of 2 thermal resistors। रेजिस्टेंस किसका होता है, रेजिस्टर का होता है, नाम नहीं, ठीक है। तो थर्मल रेजिस्टेंस किसका, थर्मल रेजिस्टर। थर्मल रेजिस्टेंस क्या है, बेसिकली एक रॉड है, एक रॉड है जो हीट अपोज करता है, हीट फ्लो कर रहा है, तो उसको थर्मल रेजिस्टर बोल रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं कि इनको आप सोच सकते हो लाइक अ थर्मल रेजिस्टर, ठीक है, R1 एंड R2। अब सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पता है, सीरीज में आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो बोलता है कि सर मैं इससे के इक्विवेलेंट क्यों नहीं निकाल सकता, हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन लास्ट में क्या था, के इक्विवेलेंट का था। मैंने सेकंड थर्ड पार्ट में और एक इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस मानता, मैंने बोला तो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, ये सिंपल, ये आंसर हो। लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं इससे वो लास्ट स्लाइड वाला के इक्विवेलेंट भी निकाल सकते थे, आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, आप ये भी कर सकते थे। देखो ये चीज करने के लिए एक चीज नोटिस कर रहे हो तुम लोग, ये पर्टिकुलर प्रोसेस करने के लिए तुमको इंटरमीडिएट का टेम्परेचर निकालना पड़ रहा है। अगर नहीं पूछा होता तो तुम ये तो बेकार का मेहनत हो जाता, आप यहां से डायरेक्टली निकाल सकते, ठीक है। ये शॉर्टकट ट्रिक होता है इस चैप्टर में, ठीक है। तो एक बार कोरिलेट कर लो, देख लो क्या होगा, ठीक है। आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2, तो देयरफॉर मैं इधर में लिख रहा हूं, ठीक है, इधर आते हैं, एक तो फॉलो कोड येलो में लिखते हैं। आर इक्विवेलेंट किसका, एक सिंगल रॉड का, आर का फॉर्मूला L बाई के, सिंगल रॉड का लेंथ कितना था 3L/2, एरिया वही, लेकिन के होगा नहीं करो हाँ। अच्छा ये इमेजिन तो निश्चय करता, वो इमेजिन तुमको करना पड़ेगा, तुम सोचोगे सब कुछ फॉर्मूला से मिल जाएगा, तो मतलब तुमको इमेजिन करना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट सेटअप में लेंथ कितना है 3L/2 है, गलती से L नहीं लगा देने का, ठीक है। तुम आर इक्विवेलेंट के लिए लिख रहा हूं ये वाला, समझ रहा है ना, ये पूरा चीज फॉर्मूला ये है L/A के, लेकिन नया लेंथ क्या है 3L/2, एरिया ए के इक्विवेलेंट के, मतलब के इक्विवेलेंट। R1 मतलब सिर्फ इस पार्ट का, इस पार्ट का क्या था, लेंथ था L, एरिया ए था, और शायद ये था 3K, प्लस R2 लेंथ था उसका L/2, एरिया ए, और K था कितना, K था, ठीक है। अभी करो मस्त चीज, कितना है, ठीक है, कोई बात नहीं, 6AK आई थिंक, 6AK उधर 5L, ठीक है। अब थोड़ा इधर उधर मारो, ठीक है, तो के इक्विवेलेंट क्या आता है चेक करो एक बार, ठीक है। गो थ्रू दिस, लोगों को पता वही आंसर है, देख ले, समझा, के इक्विवेलेंट अगर करता है तो 3L/2, तो ए तो कट गया, L कट गया, 2 3 9, यस,
K equivalent will be 9K by 5. हमको पता है 120 आएगा, मैं ही बोला हूँ। वाह, मेरी बिल्ली मेरी समझ आओ। वो मान सकता हूँ, चलो बात समझ में आई। यहाँ पे क्या किया, अब आराम से देखो। मेन थिंग वही अवॉइडेड कैलकुलेटिंग द इंटरमीडिएट टेम्परेचर, बच गए। जबकि पिछला वाला प्रोसेस आई ओपनिंग, लेकिन वो लंबा था। तो अगर क्वेश्चन में कोई पूछता के इक्विवेलेंट, अच्छा आर इक्विवेलेंट कौन था, एट है आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट यही है। लेकिन अगर सिर्फ आर इक्विवेलेंट पूछे तो यही आंसर है, ठीक है, आर इक्विवेलेंट इज दिस मच। मैं बस दिखा रहा हूँ कि के इक्विवेलेंट भी यहां से इजीली निकाल पा रहा हूं।